हेलो एवरीवन, ट्रू एएसएन पीसीएस में दोस्तों आप सभी का स्वागत है। हम लोग जो बायोम्स के बारे में कवर कर रहे थे, अभी तक हम लोगों ने 2-3 बायोम्स देख लिए हैं। लाइक हमारा टुंड्रा कवर हो गया है, फॉरेस्ट हमने जो स्टार्ट करा था उसके अंदर हम लोगों ने तैगा को देख लिया है, जिसको बोरियल बायोम भी बोला जाता है। टेम्परेट डेसिजुअस बायोम को भी देख लिया है, टेम्परेट रेन फॉरेस्ट बायोम को भी देखा था। आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे सब ट्रॉपिकल डेसिजुअस बायोम से। अब ना सबसे पहले एक बार के लिए इसके टर्म को डिकोड करते हैं। ये है अर्थ, यहाँ से पास होगी बीचों बीच से, ज़ीरो डिग्री की लाइन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वेटर। इस जगह पर है ट्रॉपिक्स, और ट्रॉपिक्स की अगर हम लोग डिग्रीज़ की बात करें, 23.5 डिग्री नॉर्थ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 23.5 डिग्री साउथ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। सूरज की किरणें सबसे ज़्यादा इसी जोन पे पड़ती हैं, राइट। इसके ऊपर अगर हम लोग बढ़ें तो थोड़ा सा माहौल जो होता है वो ठंडा हो जाता है ना। लाइक ये वाला, एक ये ऊपर की साइड और एक ये नीचे की साइड। क्यों? ये वाला जो हिस्सा है इसको हम लोग क्या कहेंगे, टेम्परेट, ठीक है, जो मैंने ब्लू कलर से बनाया। एज़ कंपेयर टू ट्रॉपिक्स, टेम्परेट रीजन ठंडा है कि नहीं है। जैसे हम पोलवर्ड्स की तरफ बढ़ रहे हैं दोनों साइड, तो ठंडा हो जाएगा। और आपको ये भी पता है नॉर्थ पोल यहाँ पर है, साउथ पोल यहाँ पर है, एंड पोल होते हैं 90 डिग्री। अब लेकिन यहाँ पर हमें ना एक वर्ड को डिकोड करना है सबसे पहले, सब ट्रॉपिकल, यानी कि प्रॉपर तरीके से ट्रॉपिकल तो नहीं है। अगर यहाँ पर सब इसके आगे वर्ड लगा हुआ है, इसके आगे वर्ड लगा हुआ है सब, यानी कि कंप्लीट तरीके से ट्रॉपिकल तो नहीं है। तो देखो, सब ट्रॉपिक्स ना एक ऐसे जोग्राफिकल और क्लाइमेटिक जोन्स होते हैं जो कि जो ट्रॉपिक्स है ना, ट्रॉपिक्स कहाँ पर हैं, 23.5 डिग्री नॉर्थ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, एंड 23.5 डिग्री साउथ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। इसके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के हल्का सा नीचे होते हैं, ठीक है। यानी कि एक मर्जिंग पॉइंट होते हैं ये वाले। मैं ये जो धारियां बना रहा हूं ऊपर और ये नीचे, यहाँ पर कौन से दो जोन्स आपको कोलाइड होते हुए दिख रहे हैं? क्या मैं ऐसा बोल दूं, थोड़ा सा पार्ट यहाँ पर प्रदन्या ट्रॉपिक्स का भी है और थोड़ा सा टेम्परेट रीजन का भी है? बताओ श्रेया, है ना। तो देखो, आज मैं आपको ना, आप सबको एक चीज़ बता देता हूँ। जब भी आपके सामने सब ट्रॉपिक्स कोई वर्ड आएगा, अब एक्चुअली देखो परफेक्ट तरीके से हम अर्थ पर जाकर पता तो लगा नहीं सकते हैं कि लो मैं इस लक्ष्मण रेखा पर खड़ा हो गया हूँ, अब मैं सब ट्रॉपिक्स में एंटर कर गया हूँ। हाँ, ये चीज़ हमने ज़रूर सीखी थी 6th क्लास की ज्योग्राफी की बुक से। डेफिनेटली दुनिया के अंदर कुछ ऐसी इमेजिनरी लाइंस जो हैं परफेक्ट लोकेशन से पास होती हैं, जिनको हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। जैसे हमारे मध्य प्रदेश में भोपाल से मैंने आपको दिखाया था, सदगुरु ने जाकर वहाँ पर फूल चढ़ाए थे। मैंने एक फ़ोटो दिखाई थी, मयूर याद होगा आपको, शुरू में ना, और वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे खड़े होते। मैंने बताया था कि कुदरती रूप से, यूनिवर्सल रूप से ये काफ़ी पावरफुल जगहें होती हैं जहाँ से ये लाइन पास होती हैं। इनके एक ना यूनिवर्सल सिग्निफिकेंस होते हैं। रूल 369 ना इसी के बेसिस पर वर्क करता है। हालांकि वो फिलोसफिकल और स्पिरिचुअल कुछ बातें हैं, लेकिन अभी के लिए अगर हम अपने इसी टॉपिक को सीमित रखें तो सब ट्रॉपिक्स जब भी आपसे कोई पूछे तो आप ये बोलना कि देखो सब ट्रॉपिक्स ना दो जगह पर आपको मिलेंगे।
कैसे? 23.5 डिग्री नॉर्थ से अगर आप ऊपर जा रहे हो, अब कितना ऊपर जाना है? 35 डिग्री नॉर्थ तक। तो ये हिस्सा हो जाएगा सब ट्रॉपिक्स का। अब क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ 23.5 डिग्री से लेकर 35 डिग्री के बीच में ये वाला जो जोन बनेगा, इसने थोड़ा बहुत एरिया टेम्परेट रीजन्स का भी संभाल लिया अपने अंदर? क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ? बोल सकता हूँ। अब नीचे जाते हैं थोड़ा सा। अगर 23.5 डिग्री नॉर्थ के ऊपर हम लोग 35 डिग्री नॉर्थ तक जा रहे थे, तो नीचे कितना होऊंगा मैं? 23.5 डिग्री साउथ से लेकर कहाँ तक क्या लिखूँ अब मैं नीचे? अगेन 35 डिग्री साउथ। अगेन क्या मैं ये वाली चीज़ कह सकता हूँ कि ये वाला जो हिस्सा है ये थोड़ा सा टेम्परेट रीजन को भी कवर करता है ना? बस यही है सब टॉपिक्स। अंडरस्टैंडिंग मिल गई? देखो इसके लिए पता है क्या है, आप फालतू में सर्च मारते, बहुत टिपिकल कुछ एक्सप्लेनेशन आती, गूगल कुछ और बताता, किताबें कुछ और बताती। आज के लिए मतलब मैंने आपको सारी चीज़ें कवर कर दी हैं। अब ऐसी जब सब आर्टिक की हम लोग बात कर रहे थे ना इससे प्रीवियस वाले लेक्चर के अंदर, जिसमें हम लोग ये नॉर्थ वेस्टर्न यूरोपियन क्लाइमेट, ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट के बारे में बात कर रहे थे, वो भी ऐसे ही होता है। जहाँ पर वर्ड आपको सब आ जाए तो समझ जाना जो उसके ऊपर वाली जोन होती है ना, पक्का उसकी लक्ष्मण रेखा को वो लांग रहा है, उसने पैर रख दिया है वहाँ पर। वो अपने हिस्से अपनी दहलीज पे भी खड़ा हुआ है, एज वेल एज एक पैर उसकी दहलीज पे भी रख रखा है उसने। ये वाली बात तो कवर हो गई। अब कह रहे हैं सब ट्रॉपिकल डेसिडुअस बायोम। चलते हैं एक बार के लिए यहाँ पर, ये रहा सब ट्रॉपिकल डेसिडुअस बायोम। अगेन यहाँ पर अगर वर्ड लिखा हुआ है डेसिडुअस, तो इसका मतलब क्या होगा? लीव शेड होंगी, पत्तियां गिरेंगी। एग्री करते हो सब लोग इससे, है ना? लेकिन ये वाली प्रक्रिया कहां पर हो रही है? सब ट्रॉपिकल रीजन में हो रही है। आज की हमारी डिस्कशन में कहां पाए जाते हैं ऐसे बायोम? लोकेशन क्या है इसकी? ईस्टर्न चाइना में मिल जाएंगे, साउथ ईस्टर्न यूएसए में ये वाले जोन्स आपको, ये वाले बायोम्स आपको मिल जाएंगे। चलो एक बार के लिए देख लेते हैं। ये देख लो क्या कह रहा है वो। ईस्टर्न चाइना, ये वाला हिस्सा, ये रहा इंडिया, देखो ये रहा ईस्टर्न चाइना, और साउथ ईस्टर्न यूएसए इस साइड, ये वाली साइड, साउथ नीचे, ईस्टर्न राइट हैंड साइड, ये वाला हिस्सा है। और भी जगह आपको दिख रहा है मैप में कि और भी जगह पर है, लेकिन जैसा कि मैंने बार बार आपको बोला है, ये अभी हम ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से नहीं, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट के पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हैं, तो वो 2-2 4-4 एग्जांपल देगा। ज्योग्राफी में जब क्लाइमेटोलॉजी पर आएंगे यही चीज़ आपकी रिवाइज हो जाएगी, बस आपको लोकेशन ज़्यादा पता लग जाएंगी, क्योंकि इन्वायरमेंट इकोलॉजी लोकेशन से कंसर्न नहीं है। वहाँ पर कंट्रीज़ के नेम, एरियाज़ के नेम नहीं आएंगे। वहाँ पर हमें ना जानवर क्या है, घास क्या है, कुछ एमीबा क्या है, बैक्टीरिया क्या है, ऑर्गेनिजम्स क्या हैं, वो साइंटिफिक चीज़ों पे फोकस करता है रेदर देन लोकेशन। लेकिन जब हम ज्योग्राफी में जाएंगे तो वहाँ पर साइंस की एक्सप्लेनेशन कम हो जाती है, लोकेशन वाइज ज़्यादा फोकस होता है। ठीक है, बात एक ही है, लेकिन फिर दोनों चीज़ें एक टाइम के बाद जाकर हमारी मर्ज हो जाएंगी, जिससे हमारी एक्सप्लेनेशन ज़्यादा हाई लेवल की हो जाएगी दिमाग में। अब इसकी अगर हम लोग बात करें, ये ना लग्जूरियंट वेजिटेशन को सपोर्ट करता है ये वाला बायोम। अब लग्जूरियंट का मतलब यहाँ पर क्या है? बहुत ही ज़्यादा अति की रिच और अबंडेंट वेजिटेशन यहाँ पर पाई जाती है। अब यहाँ पर ना दो चीज़ें हैं। देखो मैं आपको एक बात बता दूं, ये ना ज्योग्राफी में कोई टर्म्स ऐसी यूज़ होती नहीं है वैसे प्रॉपर तरीके से। मतलब अगर आप कहो कि इसकी कोई डेफिनेशन मुझे दे ही दो लो लैंड की और हाई लैंड की, ये कुछ भी नहीं होता है। आप कहोगे नहीं हम किताबों में तो सुनते हैं, हाँ लिखने को लिख देते हैं इसको, लेकिन ये एक्चुअली कोई टर्म्स नहीं होती लो लैंड हाई लैंड। आप ज्योग्राफी में ना टोपोग्राफी वाइज, मतलब कि आप कहाँ पर हो, आप उसके बेसिस पर लो लैंड हाई लैंड नहीं कह सकते।
मैं अपने बेड पे ऊपर खड़ा हो गया तो मैं हाईलैंड पर हूँ, अगर मैं ज़मीन पे खड़ा हूँ तो मैं लोलैंड पर हूँ। ये ऐसी चीज़ होती है बस। तो एक बार के लिए, लेकिन मैं फिर भी आपको बता देता हूँ, हाईलैंड ना बेसिकली उनको बोलते हैं, क्योंकि देखो ना जगह तो एक ही है, हम कोई रीजन में कोई ऊपर थोड़ी ना मूव कर रहे हैं, हम कोई ऐसा थोड़ी ना है कि इक्वेटर से ऊपर टेम्परेट से ऊपर पोल वर्ड्स में चले गए हैं तो एरिया जो होता है वो बढ़ता चला जाएगा, नहीं। लेकिन हर एक कंट्री, हर एक रीजन में, हर एक राज्य में, अगर हम माइक्रो लेवल पे बात करें और मैक्रो लेवल पे बात करें, हर एक अर्थ की लोकेशन पर डेफिनेटली आपको कुछ एक रीजन्स मिलेंगे जिनको लूजली एक टर्म यूज़ करके डिफाइन करा जाता है, लोलैंड रीजन्स एंड हाईलैंड रीजन्स। सिंपल से इसका मतलब होता है, 100 बातों की एक बात, जिन रीजन्स में माउंटेन्स ज़्यादा होते हैं और हिल्स ज़्यादा होते हैं वो होते हैं हाईलैंड रीजन्स, और जिनमें माउंटेन्स की कमी हो और हिल्स की कमी हो वो लोलैंड रीजन्स होते हैं। बस इतना ही याद रखना है बस आपको। और यहाँ पर जो इनका बेस होता है डिफाइन करने के लिए कि भाई किस बेसिस पे डिफाइन कर रहे हैं कि हम ऊपर बढ़ गए या नीचे आ गए, हाइट ज़्यादा हो गई है, किसी टोपोग्राफी की कम हो गई है, डेफिनेटली ज्योग्राफी का एक जो कंसेप्ट होता है जिसके बेसिस पर हम नेचुरल कुदरती रूप से जो चीज़ें होती हैं, माउंटेन्स, हिल्स, इन सब की हाइट मेजर करते हैं लिथोस्फीयर के ऊपर, वो होता है सी लेवल। और सी लेवल कितना माना जाता है? 0 मीटर। और यहाँ से बस हम ऊपर बढ़ते रहते हैं, 200 तक आता है प्लेन रीजन, 201 से 599 तक आता है हिल, ठीक है। अगर उसकी शेप कोनिकल है तो वो हिल, फ्लैट है तो वो प्लेट्यू। 600 से लेकर इसके बाद आप बढ़ते चले जाओ तो वो बन जाता है माउंटेन्स, ठीक है। ये मैंने आपको बताया था कुछ लेक्चर्स पहले। अब लोलैंड जो है, आप समझ गए अब यहाँ पर लोलैंड क्या होगा, मतलब सब ट्रॉपिकल रीजन में वो हिस्से जो कि जहाँ पर पहाड़ नहीं है ज़्यादा, हिल्स नहीं है ज़्यादा, माउंटेन्स वगैरह नहीं है, यहाँ पर ना एवरग्रीन ब्रॉड लीव्ड फॉरेस्ट होंगे। एक तो ये कैटेगरी भी मिल जाएगी जिनकी पत्तियाँ काफ़ी चौड़ी चौड़ी होंगी, एज वेल एज डेसिजुअस ट्रीज भी होंगे यहाँ पर जो कि अपनी लीव शेड करते हैं और उनकी लकड़ियाँ जनरली हार्ड होती हैं। और इस रीजन्स की जो लकड़ी, इस रीजन में पाए जाने वाले पेड़ों की जो लकड़ियाँ होती हैं उससे ना वर्ल्ड में बहुत मेजर तादाद में और अच्छी क्वालिटी का फर्नीचर सप्लाई होता है बिकॉज ऑफ हार्डवुड फाउंड देयर। ये हिस्से होते हैं कुछ ब्रॉड लीव्ड फॉरेस्ट के, जिसमें पत्तियाँ आपको कुछ ऐसी नीडल वीडल टाइप नहीं दिखती हैं, उसको कहते हैं ब्रॉड लीव्ड फॉरेस्ट, ठीक है। एंड यहाँ पर आपको डेसिजुअस ट्रीज भी मिलेंगे एंड लकड़ियाँ यहाँ की जनरली। अब हार्डवुड ना एक थोड़ा सा मैक्रो लेवल की टर्म होती है कि ऐसा कुछ नहीं होता आप किसी उसको हार्डवुड कहने लगो, लेकिन इसको मैं अगर दिखाऊँ, से नहीं, पेड़ मजबूत है, बस आप ऐसा समझ जाओ, पेड़ काफ़ी मजबूत है, मजबूत लकड़ियाँ देंगे बस, ठीक है। हाईलैंड्स, अब जो पहाड़ी इलाके हैं जहाँ हिल्स होंगे, वो थोड़ा सा हाइट ऊपर हो गई, वो हाईलैंड्स हैं। यहाँ पर हमें बड़ी सारी स्पीशीज़ देखने को मिलती है कॉनिफर्स की। अब कॉनिफर्स क्या होते हैं जल्दी बता दो, क्या बताया था मैंने कॉनिफर्स के बारे में? नीडल, हाँ, जो जिनकी शेप होगी, मतलब एक तो ये कोनिकल होंगे और लीफ नहीं होती है, नीडल होती है, फूल नहीं देता, क्या देता है? कोन देता है, ठीक है। यानी कि देख रहे हो ये एक ऐसे रीजन है श्रेया, अगर हम लोलैंड पे है ना तो जैसे हमारे इंडिया में, जैसे मतलब मान लो सेंट्रल इंडिया में, नॉर्दर्न इंडिया में जो पेड़ वेड़ मिल जाते हैं, मध्य प्रदेश यूपी वगैरह के आसपास जंगलों में, छत्तीसगढ़ झारखंड, वो मिल जाएंगे, ठीक है। ट्रीज डेसिजुअस हमारे नहीं होते क्या? बिल्कुल होते हैं भाई, पतझड़ के मौसम में सारी पत्तियाँ झड़ती हैं। हार्डवुड नहीं होती क्या हमारे उन पेड़ों में? बिल्कुल होती है भाई। ये शीशम की लकड़ी इतनी मजबूत होती है और उस पर ना कीड़े भी नहीं लगते हैं, ठीक है। बहुत काटी जाती है मध्य प्रदेश के जंगलों के आसपास, छत्तीसगढ़ झारखंड के जंगलों के आसपास शीशम की लकड़ियाँ। लेकिन वहीं पर अगर हम पहाड़ी इलाकों में जाएं तो कॉनिफर्स नहीं मिलते क्या? हर एक कंट्री की पहचान होती है, और प्रीवियस लेक्चर्स में हमने देखा था। और ये सब ट्रॉपिकल कंट्री, और मैं हमारी कंट्री से रेट करके क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये हिस्सा ट्रॉपिक्स में एंटर कर चुका है। सूरज की किरणें यहाँ पड़ेंगी
तो जो टेम्परेचर कंडीशंस यहाँ इन्फ्लुएंस करेगी ना, वो हमारे देश में भी है। क्यों? इंडिया से लाई नहीं करता क्या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बीचों बीच में? बिल्कुल करता है। और इंडिया का जो ऊपर का जो हिस्सा है, क्या हम उसको ऐसा नहीं बोल सकते, जब 23.5 डिग्री नॉर्थ की जो लाइन है इंडिया के बीचों बीच से काट रही है, तो इंडिया का हाफ पोर्शन जो है, नीचे वाला जो पोर्शन है, वो तो प्रॉपर तरीके से ट्रॉपिक्स में लाई करता है। लेकिन क्या इंडिया में मध्य प्रदेश के ऊपर वाले हिस्से को मैं सब ट्रॉपिकल नहीं बोल सकता? बताना जरा। और डेफिनेशन क्या देखी हमने? 23.5 से 35 डिग्री नॉर्थ अगर मैं ऊपर चले जाऊँ इंडिया के हिसाब से, कहाँ गया ये? हाँ, इंडिया के हिसाब से मैं ऊपर चले जाऊँ, और इंडिया में भी इंडिया में से भी तो ये बीचों बीच में से लाइन पास होती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाली, है ना? तो क्या इंडिया लाइन नहीं करता? इंडिया को नहीं बोल सकता मैं सब ट्रॉपिकल? बताओ, ये चीज़ है। ठीक है, तो कॉनिफर्स हैं। क्या कह रहे हो मयूर? दिल्ली, हाँ दिल्ली ऊपर है, यस बिल्कुल। सर्दियाँ बहुत भयंकर और गर्मियाँ भी बहुत भयंकर। कॉनिफर्स मिलेंगे यहाँ पर आपको, पाइन्स और साइप्रेसेस। आपको एक नया कॉनिफर प्लांट बताया जा रहा है। मैंने पाइन दिखाया था आपको, लेकिन फिर भी जितने बार टर्म आएगा हम उतने बार देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये पाइन, तो इसको मैं क्या पत्ती बोल दूँ? वैसे लीफ बोल दूँ इसको मैं? नहीं, नीडल है। इसको मैं फ्लावर बोल दूँ? नहीं, कौन है। ठीक है, और क्या बोल रहे हैं? साइप्रेसेस, साइप्रस पेड़। कल हमने इसी प्रकार का पेड़ देखा था, है ना, जो ऊपर की तरफ मूव कर रहा था, ऐसा लग रहा था कि कोई नीचे से हेयर ड्रायर मार रहा है और वो बाल जैसे किसी के ऊपर उड़ रहे हैं, है ना, इसी प्रकार। ओके, एंड मुझे एक बताओ, अगर ये घर है, इस घर के बाहर इन लोगों ने, जो भी जिसका भी है, ये इन्होंने ये पेड़ लगा रखे हैं, ये घर कहाँ होगा? यस, देखो इसकी डेफिनेशन ये है, ये वाला घर कहीं पर भी हो सकता है, पहाड़ों में भी हो सकता है, थोड़ा सा नीचे उतर कर भी हो सकता है, लेकिन जनरली इस प्रकार की मतलब कंडीशन वहाँ सूट करेगी। पूरी तरीके से आप सी लेवल के पास नहीं हो और बहुत ऊपर पहाड़ों में नहीं हो, क्योंकि बर्फ़ ही जम रखी है वहाँ पर, और सी लेवल के पास आप नीचे आओगे प्लेन रीजन्स में, वो आपको मिलेगा नहीं। यानी कि हाईलैंड और लो लैंड के बीच में कह सकता हूँ मैं इस घर को, अगर इन्होंने बाहर लगा रखे हैं अपने ये वाले पेड़। यस, क्या मैं ऐसा बोलता हूँ अगर ये इंडिया होता तो ये हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड में पॉसिबल होता है, ऐसा बोल सकता हूँ? बिल्कुल 100%। ठीक है, क्योंकि वहाँ सच में ऐसा होता भी है। अब देखो क्या होता है हमारे यहाँ, क्या होता है देखो, अभी तक आप यहाँ पर दिल्ली एनसीआर में श्रेया कब से हो? कितना टाइम हो गया? एक साल हो गया। गर्मियाँ भी बहुत तगड़ी पड़ती हैं, सर्दियाँ भी बहुत तगड़ी पड़ती हैं। ठीक है, और आप वैसे भी पंजाब से, तो चलो इसको तो और अच्छे से जानते हो कि कोई ज़्यादा कोई चेंज तो है नहीं, है ना। तो क्या है, यहाँ पर जो प्लांट ग्रोथ है ना, उसको एक नाम दिया जा रहा है पेरिनियल। ये पेरिनियल वर्ड ना हम लोग हमेशा, आपको पता है कि ज्योग्राफी में यूज़ करते हैं। 99.99% केसेस के अंदर ये पेरिनियल वर्ड यूज़ होता है रिवर्स के कंटेक्स्ट में। पेरिनियल रिवर्स, जिसको बोला जाता है हिमालयन रिवर, सदाबहार बहने वाली, कभी सीजन के हिसाब से रुकेंगी नहीं। यहाँ पर जो प्लांट की ग्रोथ है पेरिनियल है। वाओ, हमारे यहाँ तो भाई पौधा लगता है गर्मियों में, सर्दियों तक आके वो मर जाता है। सर्दियों में जो लगवाती है मम्मी, वो गर्मियों में आके मर जाता है। लेकिन ये सदाबहारी है फिर कैसे है? वो इसलिए बिकॉज ये 23.5 डिग्री नॉर्थ से 35 डिग्री नॉर्थ तक एंड 23.5 डिग्री साउथ से 35 डिग्री साउथ तक, कुल मिलाकर सब ट्रॉपिकल में है। तो उसको भले ही यहाँ की मतलब कंडीशन ऐसी हो जाती है, देखो ना यहाँ पर एक वर्ड यूज़ करा गया था, अब इस वर्ड को यूज़ कर लेता हूँ, तब मैंने इसको ना एम्फसाइज ही नहीं करा जानबूझकर। अब देखो इस वर्ड को, इट स्ट्रेंजली, अब है इस वर्ड की इंपॉर्टेंस हमारे डिस्कशन में। लग्जूरियंट वेजिटेशन को सपोर्ट करता है। अभी लग्जूरियंट, रिच और एबंडेंट वेजिटेशन क्यों? और कहीं ये वर्ड क्यों नहीं यूज़ हुआ? या अभी हम और भी नीचे एक्सप्रेशन देखेंगे, वहाँ पर भी ये वर्ड यूज़ नहीं होगा। हमेशा कोई ना कोई कमी बताई जाएगी, लेकिन यहाँ पर पेड़ पौधों के अंदर जितनी भी एक्सप्लेनेशन बता रहा है, एक कमी नहीं बता रहा हमें कि ऐसा हो जाता है, वैसा हो जाता है। एक भले ही इसने डेसिजुअस वर्ड बोला, लेकिन डेसिजुअस वर्ड जो होता है वो कोई नेगेटिव वर्ड थोड़ी ना होता है। पतझड़ में अगर पत्ते झड़ रहे हैं, स्प्रिंग में दोबारा आ जाएंगे। कह रहा है कि प्लांट की ग्रोथ ना सदाबहार होती है,
एंड इट इज नॉट चेक्ड बाय ईदर अ ड्राई सीजन और कोल्ड सीजन। इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, इसके इरादे बिल्कुल अंबुजा सीमेंट की तरह हैं, बढ़ते ही चलेंगे। यहाँ पर जो भी प्लांट ग्रोथ होगी ना सब ट्रॉपिकल डेसिडुअस बायोम के अंदर, वहाँ पर ले आओ आप सूखा सीजन, ले आओ ठंडा सीजन, कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लांट ग्रोथ सदाबहार है। अब मुझे एक बात बताओ, इसके पीछे सबसे बड़ा फैक्टर क्या है, क्या चीज़ इन्फ्लुएंस कर रही है इसे? ये ऐसा बिल्कुल जो ठोस बिल्कुल बन गया है अंबुजा सीमेंट की तरह, ये क्यों बन गया ये वाला बायोम? ऐसा क्या फैक्टर वर्क कर रहा है? सिर्फ एक फैक्टर, टेम्परेचर एंड एसोसिएटेड क्लाइमेट, है ना? तभी तो सूट कर रहा है ना यहाँ के प्लांट्स को, ट्रीज को, वेजिटेशन को, ये चीज़ है। कोई दिक्कत आई आप सबको? सब ट्रॉपिकल में इजी था ये तो टॉपिक। आगे बढ़ूँ मैं नेक्स्ट बायोम की तरफ। नहीं वो देखो एवरग्रीन तो देखो ये ऐसा है कि वो सिर्फ कहने के लिए ना, जैसे कभी कभार क्या कि लिख दिया जाता है, वो भी चलो आप उसको भी पेरिनियल कह सकते हो, लेकिन यहाँ पर क्या कि एवरग्रीन में भी ना कभी कभार हो सकता है कि कुछ कुछ दिक्कत हो। अब वो डिपेंड करता है कि आप एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट कह रहे हो या एवरग्रीन जो है आप डेसिडुअस फॉरेस्ट कह रहे हो, क्योंकि हमारे कोर्स में देखो सारा नहीं होते ऐसे, तो फॉरेस्ट कवर बहुत है अलग अलग, कुछ ना कुछ किंतु परंतु भी होता है। यूरोप में भी जैसे बहुत सारे चेंजेस हो जाते हैं, आप यूरोप में घुसोगे ना उधर की भी वेजिटेशन बहुत ज़्यादा चेंज हो जाती है, हमारे कोर्स में इतनी डिस्कस नहीं होती। ज्योग्राफी में हालांकि आप हायर स्टैंडर्ड में पढ़ लोगे उस चीज़ को, पेरिनियल का लेकिन ये मतलब है आपको 12 महीने 365 दिन 24/7 वो वैसे ही मिलेगा। पत्तियां झड़ जाए तो झड़ जाएं, पेड़ कम सड़ेंगे वहां पर, कम गिरेंगे वहां पर। और जो एवरग्रीन आप पूछ रहे हो ना, एक सेकंड से, एवरग्रीन जो आप पूछ रहे हो ना वो बेसिकली इस चीज़ पे भी डिपेंड करता है कि वहाँ पर हो सकता है कि बारिश ज़्यादा हो रही हो, लेकिन यहाँ बारिश की हमने नाम नहीं लिया अभी, क्योंकि यहाँ पर क्या है हर जगह बारिश होना पॉसिबल ही नहीं है। दो डिफ्रेंशिएशन कर दिए ना हमने, एक हाईलैंड एक लोलैंड। यहाँ पर सिर्फ एक चीज़ सपोर्ट कर रही है इन लोगों को, इन ट्रीज को, इन वेजिटेशंस को, और वो है टेम्परेचर एंड क्लाइमेट। हाँ उसकी वजह से हल्की फुल्की, अब देखो ना ट्रॉपिक, जब वर्ल्ड ट्रॉपिक आ गया तो ऐसा तो कह नहीं सकते कि बारिश नहीं होगी, बिल्कुल होती होगी, लेकिन सब ट्रॉपिकल है, पूरे साल सदाबहार भी बारिश होती होगी, ये भी पॉसिबल नहीं है। ओके आगे बढ़ूं, जल्दी बताओ सब लोग, आगे बढ़ूं, कोई डाउट? स्टेपी और टेम्परेट ग्रासलैंड बायो, हम फिर से टेम्परेट रीजन की तरफ आ गए। टेम्परेट रीजन में ग्रासलैंड वाले बायोम को बोला जाता है स्टेपी, ये याद रखना। नहीं इसको स्टेपी और ग्रासलैंड रीजन कौन सा है? टेम्परेट रीजन, ठीक है। कौन सा टेम्परेट रीजन होगा इसमें से? कलर बताओ मुझे ज़रा, येलो के ब्लू? ब्लू। डिग्री बता दो ज़रा मुझे, 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर कहाँ तक? 66.5 डिग्री नॉर्थ, और यहाँ पर 23.5 डिग्री साउथ से लेकर 66.5 डिग्री साउथ, ठीक है। नाम क्या बोल रहे हैं? स्टेपी। ये होते हैं, घास वगैरह मिलेगी, पेड़ वगैरह आपको ज़्यादा लंबे नहीं मिलने वाले, देख लो, ठीक है। अभी डिस्कशन करा देता हूँ, डोंट वरी, लेकिन पहले इसको देख लो। बड़ा क्यों है? एक मिनट रुकना, यहाँ पर आपको एनिमल क्या दिख रहा है? हॉर्स। और क्या मिल सकता है आपको यहाँ पर? इधर इमेजिन करके देखो, जिराफ और ज़ेब्रा, परफेक्ट। ये प्रैक्टिकली ट्रीलेस होते हैं। कोई पेड़ दिखा दूर दूर तक?
कोई पेड़ दिख रहा है दूर दूर तक? पेड़ दिख रहा है? यहाँ दिख रहा है? कुछ भी नहीं, ठीक है। ग्रासेस आर मच शॉर्टर हैं, लेकिन फिर भी इतनी भी ज़्यादा नहीं है। देखो इधर देखो, घोड़े चल रहे हैं। घास क्या कुछ ऐसी लग रही है कि आप यहाँ पर भागो तो आप मतलब छुप जाओगे या फिर आपको कोई दूर तक देख नहीं सकता? सरसों के खेत लग रहे हैं आपको? बिल्कुल नहीं। ग्रासेस फ्रेश होती हैं, न्यूट्रिशियस होती हैं। फ्रेश कैसे? ग्रीन तो मुझे दिख रही है, ठीक है। एंड हॉर्स की ग्रेजिंग के लिए, ज़ेब्रा की ग्रेजिंग के लिए ये ठीक होती है यहाँ पर, ठीक है। अगर हम पोलवर्ड बढ़ते रहें, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, तो यहां पर क्या होता है, बारिश जो होगी, बारिश भी नहीं कहना चाहिए, अगेन आई एम सॉरी, प्रेसिपिटेशन किसी भी फॉर्म के अंदर, स्नोफॉल वगैरह कुछ भी हो रही है, तो वो ना एक यहां पर एक ट्रांजिशनल जोन क्रिएट कर देता है। ये जो स्टेपीज होते हैं, जिनको हम लोग प्रॉपर तरीके से स्टेपीज इसे ही कहते हैं, यहाँ पर ये जो स्टेपीज होते हैं, एंड मयूर ये वाले ना, एक चीज़ मैं आप सबको करेक्ट करना चाहूँगा, ये ना टेम्परेट रीजन के ग्रासलैंड्स हैं, स्टेपीज हैं। यहाँ पर जिराफ नहीं मिलेंगे, टेम्परेट में नहीं मिलेंगे, ट्रॉपिकल में मिलेंगे, ठीक है। ग्रासेस लंबी होनी चाहिए वहाँ पर, तभी वो उग पाएगा। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मैंने वर्ड पे ध्यान नहीं दिया टेम्परेट पे, ठीक है। क्योंकि स्टेपी और ग्रासलैंड वगैरह जहाँ पर भी आता है तो दिमाग में तीन ही एनिमल्स चलते हैं, हॉर्स, जिराफ एंड ज़ेब्रा। जिराफ नहीं मिलेगा यहाँ पर, डोंट वरी, ठीक है। ग्रासेस टॉल ही नहीं है तो जिराफ कैसे मिल जाएगा? झुक्कर थोड़ी ना खाता है जिराफ। तो ग्रासेस आर फ्रेश एंड न्यूट्रिशियस। अगर आप पोलवर्ड की तरफ बढ़ते रहो, ऊपर की तरफ जाते रहो, यानी कि आप टेम्परेट रीजन से और ऊपर जा रहे हो, ठीक है, प्रेसिपिटेशन होगी। एंड प्रेसिपिटेशन किस फॉर्म में होगी? स्नोफॉल, स्लीट, हेल, रेन भी हो सकती है, या फिर वो बर्फ़ पिघलेगी तो पानी बन जाएगा, ठीक है। एक ना जोन बन जाएगा, जैसे एक तो हो गया नॉर्मल स्टेपी है, जो कि 66.5 डिग्री तक सीमित है। अब वो नॉर्थ कह लो चाहे साउथ कह लो, ठीक है। लेकिन अगर और ऊपर हम बढ़ने का अगर सोच रहे हैं, तो यहां पर क्या होगा, ये एक जोन बन जाएगा हमारे लिए। ये एक जोन बन जाएगा। अगर हम 66.5 डिग्री नॉर्थ के ऊपर जा रहे हैं, 66.5 डिग्री साउथ के नीचे जा रहे हैं, तो यहां पर ना हमें मिल जाएगा वुडेड स्टेपी। अब वुडेड स्टेपी मतलब पक्का है, फिर तो कुछ ना कुछ होता होगा जहां लकड़ियों से रिलेटेड हो या कुछ ट्री से रिलेटेड हो। तो जी हाँ, ऐसा है, बिल्कुल ऐसा ही होता है कि फिर यहाँ पर आप अगर ऊपर की तरफ बढ़े, 66.5 डिग्री की मर्यादा को, लक्ष्मण रेखा को आपने लांगा, तो फिर आपको कुछ कुछ कॉनिफर्स मिलने लग जाएंगे, लेकिन कुछ डिस्टेंस तक ही मिलेंगे आपको। ऐसा नहीं है कि आप पोलवर्ड, नॉर्थ पोल, साउथ पोल पहुंच गए और वो आपको मिलते चले जा रहे हैं। अब ये फोटो शायद सही दे, देखता हूँ मैं एक बारी, आप देख लोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। वुडेड स्टेपी, ये देखो, थोड़े से पेड़ आने लग गए हैं, देख रहे हो? घास अभी भी छोटी है, लेकिन अभी पेड़ थोड़े से आने लग गए हैं। यहाँ पर तो थे ही नहीं बिल्कुल, यहाँ पर तो बिल्कुल दूर दूर तक निगाह जा रही है। देखो मैं जूम करके दिखाता हूँ ज़रा, ये देखो दूर दूर तक जहाँ निगाह जा रही है, एक सिंगल पेड़ों का नामो निशान दिख ही नहीं रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा है यहाँ। ये देखो, मैं ऊपर भी बढ़ रहा हूँ थोड़ा सा, चलो मान लो कि इसको मैं लो लैंड समझ के हाईलैंड की तरफ जा रहा हूँ। ये तो सिर्फ DDLJ के सीन्स लग रहे हैं, और तो पेड़ तो दूर दूर तक कुछ है ही नहीं। लेकिन मैंने 66.5 डिग्री नॉर्थ या साउथ जो होगा उसको, उस रीजन को क्रॉस करा मैंने। अब यहाँ पर मुझे वुडेड स्टेपी देखने को मिल जाएंगे, लाइक ये रहा। अब दिखने लग गए पेड़, वहाँ पर तो दिख नहीं रहे थे दूर दूर तक, कुछ नहीं दिख रहा है यहाँ। यहाँ कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन इधर दिख रहा है। डिफरेंस क्या है इस डायग्राम और इस डायग्राम में? यहाँ पर मैं अभी कहाँ तक हूँ?
मेरी जो सीमा है वो कहाँ तक है? जल्दी बताओ। 66.5 डिग्री नॉर्थ और साउथ, ठीक है। और यहाँ पर 66.5 डिग्री को मैं थोड़ा ज़्यादा क्रॉस कर गया, ओके। पोल वर्ड्स मैं ऊपर चला गया, ये चीज़ क्लियर हो गई। अब यहाँ पर आपको क्या बहुत ज़्यादा एनिमल्स वगैरह कोई दिखे क्या? मुश्किल से घोड़ा ही दिख रहा था गूगल इमेजेस की फ़ोटो पे। तो स्टेपीज डू नॉट हैव मच एनिमल डाइवर्सिटी। यहाँ पर आप ऐसा इमेजिन कर सकते हो क्या, बहुत ज़्यादा बर्ड्स आएंगी, कुछ शेर चीते आएंगे, साइबेरियन टाइगर आएगा, या फिर मतलब क्या कहते हैं, एनिमल डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा होगी। कैन यू इमेजिन? हो सकता है ऐसा? वुडेड स्टेपी को तो चलो छोड़ दो एक बार के लिए, स्टेपी ग्रासलैंड में ही देख लो। यहाँ आपको दिख रहा है कि आप मतलब यहाँ पर जाओगे तो एनिमल डाइवर्सिटी भरपूर मात्रा में आपको मिलेगी। बताओ कौन आना पसंद करेगा यहाँ पर? एनिमल डाइवर्सिटी नहीं होती यहाँ पर उसका, ठीक है। इसलिए मैं कहता हूँ कि ऐसे भले ही देखो आपके लिए ये ग्रासलैंड होगा, मेरे लिए ये चीज़ होती है कि सबकॉन्शियस माइंड में एक चीज़ बिठाने वाली। जितनी बार आप खुद से भी पढ़ो, एक बार आपने मेरा लेक्चर देख लिया, आप भी ऐसे ही पढ़ा करो। आपके हाथ में PMFIS की बुक है, बगल में आपने अपना फ़ोन खोला, टैबलेट खोला या लैपटॉप खोला, कोई बात नहीं। कितना टाइम लगता है? आप इंस्टाग्राम पे रील्स देखते रहते हो, गाने पूरे 5 मिनट के सुन लेते हो। आप 20 सेकंड्स में ये एक बार के लिए पिक्चर पे निगाह नहीं मार सकते? एक बार के लिए जो ये बोल रहा है कि ग्रासेस आर फ्रेश एंड न्यूट्रिशियस, ग्रीन कलर की ग्रासेस हैं, घोड़े चल रहे हैं, न्यूट्रिशियस होगी, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि यहाँ एनिमल डाइवर्सिटी ज़्यादा नहीं होती, घोड़े ही दिख रहे हैं दूर दूर तक और कुछ भी नहीं दिख रहा, ठीक है। फिर जो वुडेड स्टेपी है, एक बार के लिए इनिशिएटिव मार के आप जान नहीं सकते कि वुडेड स्टेपी मतलब कैसा दिखता होगा, कि वहाँ पर यहाँ पर तो लकड़ियाँ नहीं दिख रही हैं, लेकिन बात जब वुडेड की आई गई है तो एक बार के लिए हम देख लें। फिर इसका आपके दिमाग में रीज़न ठोस हो जाएगा कि अच्छा उधर नॉर्मल स्टेपी में तो दूर दूर तक कोई पेड़ नहीं थे, लेकिन यहाँ पर इसलिए हैं क्योंकि हम पोल वर्ड्स की तरफ मूव कर गए। बस ऐसे ही आप ये 5-6 बार पूरे साल रिवीजन कर लोगे, जितने बार इसको पढ़ोगे आप, कोई गलती नहीं होगी आपसे। और जहाँ आलस कर गए तो ये जितने दे रखे हैं ये सब दिमाग में खिचड़ी बनकर पक जाएंगे और एक भी याद नहीं होगा। तोते, मैने, चिड़िया, बटरफ्लाई, कीड़ा मकोड़ा, जिसका भी नाम आता है एनवायरमेंट इकोलॉजी में, बार बार उसकी फ़ोटो देखो। बार बार घास का नाम आ रहा है, सारे पाइन सेम है, सारे कॉर्निफर सेम है, होंगे भाई कोई बात नहीं, फिर भी देखो बार बार। अब कॉर्निफर सारे सेम थे, लेकिन साइप्रस में मेरे को वो पता लग गया ना, घर वाली बात, हेयर ड्राई की तरह ऊपर की तरफ उड़ रहा है, तो इसका अब नज़र आ गई, इसकी जो इमेज है वो छप गई नज़रों में। और फिर कोई गलती नहीं होती है कि कल को कोई पूछे एग्जामिनर कि इनमें से क्या चीज़ जो है वो सब ट्रॉपिकल उसका पार्ट बनेगी, तो साइप्रस अब जो मुझे इमेज है ही वो मेरी आंखों में बसी हुई है, मैं उसको तो पहचान ही सकता हूँ, आइडेंटिफाई आराम से कर सकता हूँ। फिर बात करते हैं, हाँ ठीक है, ऊपर, अच्छा ऊपर में कोई डाउट तो नहीं है? आगे बढ़ूँ फिर मैं आराम से, बताओ बढ़ूँ। टेम्परेट डेसिजुअस बायोम, हमने टेम्परेट डेसिजुअस बायोम प्रीवियस लेक्चर में भी करा था, ये रहा, सेम ही है। डिफरेंस ये है कि हम यहाँ पर इलाके के बारे में बात कर रहे थे नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप, जहाँ पर ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट मिलता है। अब हम लोग मेडिटेरेनियन क्लाइमेट के बारे में पढ़ने वाले हैं, यानी कि मेडिटेरेनियन सी के इर्द गिर्द। सबसे पहले एक चीज़ बताना चाहता हूँ आप लोगों को, यहाँ पर क्लियर हो जाएगा आप लोगों को, या फिर जस्ट अ मिनट।
ठीक है, यहाँ से आप समझ जाओगे आई थिंक। क्या इसको ले ले क्या, इसको ले लेते हैं। परफेक्ट। ये है मेडिटेरेनियन सी। ये जो जितना हिस्सा दिख रहा है, इधर 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 पूरा पूरा ये यहाँ तक, ये सब ये मेडिटेरेनियन सी का पार्ट है। मेडिटेरेनियन सी के बारे में एक चीज़ स्पेशल है। दिस इज़ अ सी विच इज़ सराउंडेड बाय 3 कॉन्टिनेंट्स ऑन इट्स 3 साइड्स। नीचे वाला कॉन्टिनेंट क्या होता है? अफ्रीका। ऊपर वाला क्या है? ये यूरोप। राइट साइड वाला क्या है? अरे कॉन्टिनेंट, एशिया। मिडिल ईस्ट कोई कॉन्टिनेंट होता है? एशिया, अफ्रीका, यूरोप। ठीक है। अब ना लेकिन जब भी हम लोग मेडिटेरेनियन क्लाइमेट बोलते हैं ना, जर्नली तो वो इसी रीजन को डिनोट करता है। अब ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट सिर्फ यूके में थोड़ी ना होता है। ठीक है। कहने वाली बात, इसका मतलब ये होता है, समझने की कोशिश करना। देखो, इस समुद्र, इस जो नदी है, नदी भी नहीं, आई एम सॉरी, ये जो सी है जो भी है, ये पूरा जो हिस्सा है जो कि 3 कॉन्टिनेंट से जो सराउंडेड है, आस पास इधर जो बिल्कुल इसके मार्जिन पर जिस प्रकार का क्लाइमेट जो बनेगा, सेम ऐसा क्लाइमेट जो है और भी तो हिस्सों में होता होगा। जिस प्रकार से टेम्परेचर, मॉइस्चर, नमी, वेजिटेशन जो यहाँ पर फील हो रहा है, वो और भी तो जगह फील होती होगी। तो बेस इसको बनाकर, मेडिटेरेनियन सी के आसपास के वातावरण को बेस बनाकर एक नाम दिया जाता है मेडिटेरेनियन क्लाइमेट। जैसे कि आप अगर इसको देखोगे ना, तो ये आपको जनरली ज़्यादा येलोइश पोर्शन ही आपको यहीं देखने को मिलेगा। ये देखो, और बिल्कुल चिपका हुआ है ये ऊपर यहाँ पर, थोड़ा अफ्रीका के पार्ट में बिल्कुल सदर्न टिप पर, फिर ऑस्ट्रेलिया में थोड़ा सा हल्का सा, फिर सदर्न अमेरिका में चिली, पेरू, वेनेजुएला के पास, फिर थोड़ा सा अमेरिका के पास आपको। लेकिन जनरली जो सबसे ज़्यादा ब्राइट येलो है वो यहीं देखने को मिल रहा है, यानी कि ये इधर की नेचुरल पहचान है। बाकी तो सिर्फ इसके नाजायज़ औलादे हैं जो कॉपी पेस्ट कर रहे हैं सिर्फ। ऐसी ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट मतलब ये बोला जाता है जो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से जो ग्रेटर ब्रिटेन या यूके के पास मिलता है, और वैसा फिर नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप में और भी कंट्रीज़ में आपको मिल सकता है। पहले मुझे बताओ, ये मेडिटेरेनियन क्लाइमेट का मतलब समझ में आ गया? डोंट वरी, क्लाइमेटोलॉजी के अंदर हमारा पूरा पार्ट है, 4 दिन लगाकर इसको पढ़ेंगे। मेडिटेरेनियन क्लाइमेट, ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट अभी नहीं, लेकिन क्योंकि हम ज्योग्राफी नहीं करने बैठे हैं अभी यहाँ पर, फिर वहाँ की चैप्टर बेकार हो जाएंगे हमारे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब ये टेम्परेट डेसिडुअस बायोम है, ओके, यानी कि ये 66.5 डिग्री से 23.5 डिग्री जो है उससे ऊपर वाला हिस्सा है। नॉर्थ एंड साउथ, मतलब नॉर्थ के ऊपर और साउथ के नीचे टेम्परेट रीजन्स का पार्ट है, और थोड़ा सा हो सकता है उससे ऊपर भी हो, हल्का सा सब टेम्परेट भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन टेम्परेट पूरा पूरा है। ठीक है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बोला, ज्योग्राफी में कोई परफेक्ट जोन तो हम बोल नहीं सकते। अब ये हम एक रेफरेंस के लिए ज्योग्राफर्स कह देते हैं, 35 डिग्री नॉर्थ पे आप अगर हो तो सब ट्रॉपिकल में हो। क्या आप 36 डिग्री पे अगर होगे तो आप नहीं होगे? क्या बताओ? आप ये कहो तो कि नहीं, अब तो मैंने क्रॉस कर गया मैं सब ट्रॉपिक्स को। ठीक है, वो तो एक बस कहने का आप समझ गए होगे कि इतने मैच्योर तो आप लोग हो कि समझ सको ये हम क्या बात कर रहे हैं। किसका? कौन सा वाला? नहीं, मेडिटेरेनियन क्लाइमेट नहीं, वो तो एक जोन है। मतलब मैं आपको टेम्परेट रीजन के बारे में बता रहा था। ये ब्लू वाला हिस्सा 23.5 डिग्री नॉर्थ से 66.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री साउथ से 66.5 डिग्री साउथ। ओके, अब पढ़ते हैं इस टॉपिक को इत्मीनान से। यहाँ पर जो पेड़ होते हैं, दे हैव स्मॉल ब्रॉड लीव्स, और घने नहीं होते, दे आर वाइडली स्पेस्ड, और बहुत ज़्यादा लंबे भी नहीं होते हैं। टेम्परेट रीजन की क्योंकि बात हो रही है,
मैं इसको घना बोल दूं, आगे तक कुछ नहीं विजिबल है मुझे, इन पत्तियों को घनी पत्तियां बोलूंगा मैं, स्पेसिंग कुछ नहीं दिख रही मुझे बीच में से, बताओ। और दूर दूर तक जंगल नहीं दिख रहा क्या मुझे? हाँ कि ना? दिख रहा है। पहली बात क्या प्रूफ होती है? स्मॉल ब्रॉड लीव्स होती है, वाइडली स्पेसिंग बहुत है, घना नहीं है, और नीचे पत्तियां झड़ रखी हैं हर जगह पर, तो नाम में भी परफेक्शन है, डेसिजुअस है। बहुत ज़्यादा लंबे नहीं है पेड़, हाँ ठीक है, सही सही हट गया, क्योंकि देखो यहाँ तक हाइट दिख रही है। और दिखाऊँ इसके जंगल, ये देखो, ये बहुत ज़्यादा लंबे पेड़ हैं, आप चढ़ नहीं सकते इनके ऊपर। ये ऐसे है कि आप मतलब गर्दन ऊपर उठाते हो तो देखते रह जाओ, देखते रह जाओ। लंबे हैं ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि जो जंगल में डेफिनेशन जो होती है ना पेड़ों की, वो कभी कभार बहुत अति के लंबे होते हैं लंबे, इतने भी नहीं है। ओके, अब यहाँ पर कुछ रीजन्स ऐसे होते हैं जिनमें अच्छी खासी बारिश होती है। तो जो टेम्परेट रीजन्स में, जिन रीजन्स में अच्छी खासी बारिश होती है, यहाँ पर आपको लो ब्रॉड लीव्ड एवरग्रीन ट्रीज मिलेंगे, मोस्टली एवरग्रीन ओक्स मिलेंगी। अब ये ग्रीन कैसे हो गया? क्योंकि बात क्या कर रहा है ये? टेम्परेट में उन रीजन्स की बात कर रहा है जहां बारिश जो होती है, वर्षा जो होती है, अधिक मात्रा में होती है, अच्छी खासी, एडिक्वेट, कह रहा है ठीक ठाक। यहां पर आपको ब्रॉड लीफ एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलेंगे। अब ये देखो, इन लीफ के बीच में स्पेसिंग है नहीं है, घना घना दिख रहा है ना दूर से ही, एज कंपेयर टू जो अभी हमने इससे पहले इमेज देखी थी। एक मिनट रुकना, मैं यहाँ पर इसको क्लियर ही कर देता हूँ। एज कंपेयर टू दिस, ये ज़्यादा घना है या फिर ये ज़्यादा घना है? ये वाला है ना, एवरग्रीन ओक्स यहाँ पर मिल जाएंगे आपको। अब ना एक इंपॉर्टेंट बात करते हैं, ये तो चलो पेड़ बहुत टाइम से हम लोग इसके बारे में पढ़े जा रहे हैं। अब सुनो, टेम्परेट डेसिडुअस बायोम जो है, इसकी एक स्पेशल बात, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको पोर्टजोल में बताया था ना कि अगर आप वो वर्ड मेंशन करके नहीं आए तो सब बेकार है। सिमिलरली अगर आप यहाँ पर ये वाली चीज़ जो मैं बताने जा रहा हूँ, अगर इसको लिख कर नहीं आए तो टेम्परेट डेसिडुअस बायोम की एक्सप्लेनेशन आपकी बेकार है। एंड ये एक्सप्लेनेशन आपको ना ज्योग्राफी में बड़ी हेल्प कर देगी, वहाँ पर आपको दोबारा ये टॉपिक कवर नहीं करना पड़ेगा जो मैं बोलने जा रहा हूँ। क्या? फायर, नॉर्मल जो आग लगती है। फायर एक इंपॉर्टेंट हजार्डस फैक्टर है इस इकोसिस्टम के अंदर। देख रहे हो, दो वर्ड एक साथ डाल रहा है ये, इंपॉर्टेंट भी कह रहा है और नुकसानदायक भी कह रहा है। आयरॉनिकल और पैराडॉक्सिकल नहीं है ये दोनों वर्ड्स एक साथ, लेकिन चलो समझते हैं इसको। अगर मैं इतना एम्फसाइज कर रहा हूँ इसके ऊपर तो कुछ तो दम होगी इस लाइन में। फायर एक इंपॉर्टेंट हजार्डस फैक्टर है इस इकोसिस्टम में, खतरा रहता है पेड़ पौधों को, सूखे होते हैं, आग जल्दी लग जाएगी। और पता है, एक मैं आपको बात बताता हूँ, शायद से आपको पता भी हो, आप में से बहुत सारे लोगों को, जब कोई भी जो जगह जैसे डेसिजुअस होती है ना, जहाँ पर मतलब पत्तियाँ बहुत ज़्यादा गिरती हैं, सूखी सूखी पत्तियाँ पड़ी रहती हैं, और उस रीजन में कभी कभार को एक बारिश हो गई, हर एक बारिश दुनिया में कहीं पर भी होती है, बारिश प्रॉपर पानी वाली, प्रेसिपिटेशन की बात ही नहीं कर रहा मैं, बिजली ज़रूर कड़कती है। बताओ, एक बिजली अगर किसी भी एरिया में अगर वो गिरती है ना जंगल में, वो दूर दूर तक के जंगलों में आग लगा देती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पत्तियाँ वहाँ सूखी पड़ी होती हैं।
इसके अलावा कभी कभार ज़्यादा गर्मी की वजह से भी आग लग जाती है, और कभी कभार अगर वहाँ पर कुछ स्टोन्स हैं, कुछ छोटे छोटे पत्थर हैं, वो टकरा गए, उनकी चिंगारी से भी आग लग जाती है। सोच के देखो। लेकिन फिर भी अगर हम बात करें, हमें नहीं पता आग कैसे लग रही है, जो मर्जी लगे, वो हम ज्योग्राफी में पढ़ेंगे, आग भी स्पेशल तरीके से लगती है और कभी कभार लगाई भी जाती है। ठीक है जी, हाँ, लगाई भी जाती है जानबूझकर। फायर एक इंपॉर्टेंट हजार्डस फैक्टर इस इकोसिस्टम के अंदर, लेकिन अगर ये है, अगर ऐसा, तो फिर ये पेड़ पौधे, चाहे भले ही वो टॉल हो ना हो, एवरग्रीन हो या सूखे हो, जो मर्जी हो, ओक के पेड़ हो, ये सरवाइव कैसे कर रहे हैं अगर आग लग जाती है? और जंगलों में जब मैं बता रहा हूँ कि पूरी पूरी आग जो यहाँ पर फैल जाती है, वो इस वजह से, क्योंकि जो प्लांट है ना, उन्होंने एक एडेप्टेशन मैकेनिज्म अडॉप्ट कर रखा अपने अंदर, जिसकी वजह से अगर वो जल भी गए ना, तो अपनी राख से फटाफट जो उनकी जड़ होती है वो रीजनरेट हो जाती है बहुत क्विकली आफ्टर बीइंग बर्न। नामो निशान नहीं मिटता, प्रॉपर तरीके से खाक में मिलने के बाद भी ना जान रहती है अंदर इनके। और ऐसे ही क्यों है? इसका मतलब क्या हम यहाँ के प्लांट को मजबूत बोल सकते हैं? अंदर से मजबूती है इनके अंदर, बताओ, अंदर से मजबूती है? बिल्कुल है। रीजनरेट जो कर जा रहा है जलने के बाद भी तो मजबूती नहीं है कि अंदर से, बताओ। पूरा जल गया, राख बन गई, हमें लगा खत्म ये जंगल अब गया, दोबारा ये रीजनरेट कर गया वो एक बारिश के बाद फिर से, और बहुत जल्दी रीजनरेट करता है, बहुत जल्दी। ये एडेप्टेशन मैकेनिज्म प्लांट का ऐसे ही नहीं लिखा हुआ है मजाक के लिए वर्ड। अब देखो होता क्या है, अगर आपके पास सारी फैसिलिटीज या सहूलियत है ना, अगर आपके दिमाग में है मेरा बाप डीआईजी, मेरा बाप एमपी होगा, तो उससे कोई गारंटी है कि प्रिलिम्स निकल जाएगा आपका? पीएम होगा तुम्हारा बाप, प्रिलिम्स निकल जाएगा उससे। अब जिसको ये पता होता है कि जिसका बाप उसको स्ट्रगल करवा भी रहा है कि दुनियादारी में वो रहना सीखे, जैसे एस के सर की क्लास में दिखाया वो करके, लेकिन वो फिर भी ना बंदा अंदर से खोखला ही रहेगा। क्यों? उसको पता है कि ये सब मेरे साथ ड्रामा रचाया जा रहा है। कभी भी कुछ लाइफ में गंभीर सिचुएशन हुई, फिर से बाप सपोर्ट दे देगा, माँ गोदी दे देगी, पल्लू से आंसू पहुँच देगी अपने। लेकिन मज़ा तो उस ज़िंदगी में है जब इंसान जीरो से उठकर अपने बल पे खुद खड़ा हो। रियल स्ट्रगल जिसकी लाइफ में, जिसका बाप स्ट्रगल जानबूझ के क्रिएट नहीं कर रहा उसके लिए, क्योंकि उसका सबकॉन्शियस माइंड जानता है यार कल को कुछ भी हुआ, बाप है, पहुँच है, जान पहचान है, माँ है, हाई लेवल की ऑफिसर है, ये है वो है, हम बच जाएंगे, फाइनेंशियल कोई क्राइसिस आना नहीं है, ये तो जानबूझ के मेरे साथ स्ट्रगल की सिचुएशन रचवाई जा रही हैं, उसका माइंड जानता है ये। अब ये जो प्लांट होते हैं ना, ये कुछ ऐसे होते हैं जो ज़मीन से उठ के बने होते हैं, ये खोखले नहीं होते अंदर से, जिन्होंने रियल स्ट्रगल फेस करा होता है। ये ना कॉन्टिन्यूसली स्ट्रगल कर रहे होते हैं पूरे साल, गर्मी के साथ, ड्राई हवा के साथ, एक्सेसिव इवेपोरेशन के साथ, और लंबे लंबे समय के जो ड्रॉट्स होते हैं, इन्होंने जीना सीख लिया है। देख रहे हो, हीट, ड्राई एयर, एक्सेसिव इवेपोरेशन, प्रोलॉन्ग ड्रॉट्स, भाई ये सब तो प्लांट के लिए हानिकारक होती है। तो कभी जब भी हम कह रहे हैं कि वेजिटेशन और ट्री, ये सारी तो चीज़ें मार डालेंगी, लेकिन ये फिर भी कैसे सर्वाइव कर रहे हैं? क्योंकि रियल स्ट्रगल इनकी ज़िंदगी में है। ये खोखले नहीं है, इनके बाप ने ड्रामे नहीं रचाए इनके लिए, जबरदस्ती का स्ट्रगल क्रिएट कर रहे हैं उनके लिए। ये क्योंकि जीरो से हीरो बने हैं, ये खुद जानते हैं कि हमने अपने आप को खड़ा करवाया है। तो इन शॉर्ट दे आर जीरो से हीरो बने ना, तो दे आर ज़ेरोफाइटिक, ड्रॉट टॉलरेंट, आने तो सूखा, कम होने तो पानी, कोई इनको नहीं चाहिए ज़्यादा फैसिलिटीज़। जीरो से हीरो में ऐसे याद करता हूँ, ये ज़ेरोफाइटिक, ड्रॉट टॉलरेंट क्या, आग लगा दो तुम उनके, बर्बाद कर दो उनको, फिर भी नॉर्मल पेड़ जितने होते हैं, जिनको ग्रोथ चाहिए, नौटंकी चाहिए, सोइंग होगा, ये होगा, देखभाल करनी पड़ेगी, फर्टिलाइजर डालने पड़ेंगे, कुछ नहीं भाई, पूरी खाक में मिला दो, एक बारिश के बाद दोबारा खड़े हो जाएंगे तुम्हारे सामने। दे आर द रियल फाइटर्स। और रियल जिंदगी में भी मजा उसी का है जब आप खुद कुछ करो। उसके बाद ट्रॉपिकल डेसिडुअस बायो, मॉनसून क्लाइमेट।
अच्छा टेम्परेट वाला बात समझ में आ गई, बताओ मेडिटेरियन क्लाइमेट। आगे देखो, ट्रॉपिकल डेसिजुअस बायोम, मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट, ठीक है। आगे अब हम लोग एंटर कर गए हैं ट्रॉपिकल रीजन में, और ये सब ट्रॉपिकल नहीं है, हाँ ठीक है, हाँ, और डेसिजुअस मतलब पत्तियां यहाँ पर भी चढ़ेंगी। मॉनसून क्लाइमेट तो ऑटोमेटिकली आ ही जाएगा, जहाँ पर वह ट्रॉपिक्स आ गए। इस रीजन में क्या होता है, हम यहाँ की वेदर कंडीशंस को क्या कहते हैं, ये जो येलो रीजन जो मैंने बीच में बना रखा है, क्या कहते हैं, हॉट एंड ह्यूमिड, है ना। ट्रॉपिकल डेसिजुअस बायोम, मॉनसून क्लाइमेट। ट्रॉपिकल मॉनसून फॉरेस्ट जो होते हैं, इनको हम लोग ड्रॉट डेसिजुअस फॉरेस्ट भी कहते हैं, ड्राई फॉरेस्ट भी कहते हैं, ड्राई डेसिजुअस फॉरेस्ट भी कहते हैं, एंड ट्रॉपिकल डेसिजुअस फॉरेस्ट भी कहते हैं। तो आप अपने नोट्स में या जब भी पढ़ने लगो, जैसा मर्जी करके, ज़रूरी नहीं है कि आप प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाओ, जो भी आपका कंफर्टेबल स्ट्रक्चर है पढ़ने का, आप हमेशा इनके ये 4 नाम ज़रूर याद करना, ड्रॉट डेसिजुअस, ड्राई फॉरेस्ट, ड्राई डेसिजुअस और ट्रॉपिकल डेसिजुअस फॉरेस्ट तो मेन नाम है। लेकिन फिर भी सूखे पड़े हुए हैं, धूप पड़ रही है क्योंकि हॉटनेस है, लेकिन क्योंकि ट्रॉपिकल रीजन में है तो बारिश का भी सामना करेंगे, तभी तो मॉनसून क्लाइमेट है। अगर हर कुछ ही ड्राई ड्राई है तो ये मॉनसून क्लाइमेट नाम क्यों है, और इसलिए तो हरी पत्तियों वाले पेड़ यहां पर खिलेंगे। नीम का पेड़ सूखा होता है, बैम्बू सूखी होती है, मतलब सूखा इन द सेंस मतलब समझ गए ना, ग्रीनरी और उसकी बात कर रहा हूं मैं कि जड़ जाएगा, जल्दी मर जाएगा। बैम्बू की उम्र कम होती है, इन पेड़ों को पानी भले ही कम चाहिए पड़ता है, लेकिन फिर भी ग्रीन पत्तियां या फिर लश्रस ग्रीन स्ट्रक्चर के तो होते ही है ना। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट वेजिटेशन जो होती हैं वो होती है टीक का पेड़, दिस इज टीक ट्री, इन ये इसके कुछ फ्रूट्स होते हैं। अच्छा यहाँ पर मैं इसको कह दूँ क्या, फ्रूट्स और फ्लावर्स, ये इसके फ्रूट्स फ्लावर्स और लीव्स, बताओ। मैं ट्रॉपिकल रीजन में एंटर कर गया हूँ, अब तो नीडल और वो ना बोलूँ ना, कौन, उसके बाद नीम का पेड़, नीम ट्री, बैम्बू ट्री, बांस का पेड़, एंड दे आर प्रेफर्ड बाय पांडा, साल, दिस इज साल ट्री, कुछ ऐसी होती हैं इसकी पत्तियां। शीशम, जिसके बारे में अभी मैं आपको बता रहा था, लकड़ी बहुत मजबूत होती है, दीमक नहीं लगती इस पर इतनी आसानी से। काफ़ी मजबूत लकड़ियाँ होती हैं। सैंडलवुड, चंदन की लकड़ी, ये थोड़ी सी महंगी आती हैं। एक अगर आपको एक चीज़ बताऊं मैं, जो कि मैंने पढ़ी थी रिसेंटली अभी शिव महापुराण की किताब में, चंदन की लकड़ी से अगर आप हवन कर लो
आधा किलो या 1 किलो चंदन की लकड़ी लेकर सिर्फ आप इन्हीं लकड़ियों से, जनरली लोग आम की लकड़ियों से हवन करते हैं, आप चंदन की लकड़ी से हवन कर लो, थोड़ी सी महंगी पड़ती हैं तो उससे कहते हैं जन्मों जन्मों की गरीबी का नाश हो जाता है। रिसेंटली अभी मैंने शिव महापुराण पढ़ी थी तो उसमें एक चैप्टर था उसके ऊपर। खैर इसको आप लोगों में से देखा तो होगा किसी ने, ये अशप्रीत, ये पार्क वगैरह में B1 में आपने आसपास देखा होगा, ये चीज़ देखी होगी आपने, जिसमें से बीजे पड़े रहते हैं, है ना, सूखे सूखे, यही होता है खैर पेड़। आपके घर के सामने जो पार्क है ना उसमें भी ये लगा हुआ है, बिल्कुल जो आपके घर के सामने पार्क है। उसके बाद मलबरी, ये रहा, इसी को हिंदी में शहतूत बोलते हैं क्या? हाँ, शहतूत का पेड़। तो ये हो गया ट्रॉपिकल डेसिडुअस बायो। ओके, अब बात कर लेते हैं एक और की, ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई बायो। ठीक है, यानी कि हॉट एंड ह्यूमिडिटी कंडीशन वाली बनेगी, ह्यूमिडिटी तो नहीं कहेंगे, हॉट बनेगी एंड ड्राइनेस कंडीशन बनेगी, लेकिन बारिश भी होती रहेगी। ठीक है, गीला भी रहेगा, सूखा भी रहेगा। अब जब गीला सूखा जब ऐसा होता है, घास लंबी लंबी हो जाती है। ठीक है, तो सवाना, ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई बायो, घास का स्ट्रक्चर दोनों में है। मैं आप लोगों से बस एक डिफरेंस जानना चाहता हूँ, ये अब जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो सवाना के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ पर भी घास होगी। ठीक है, हमने एक स्टेपी भी पढ़ा था। तो मुझे एक बात बताओ, ये अगर आपसे कोई डिफरेंस पूछे कि स्टेपी, मैं कुछ और कलर का पेन यूज़ करता हूँ, पर्पल पेन यूज़ कर रहा हूँ मैं, स्टेपी, और ये हो गया आपका सवाना। एक मिनट के लिए PDF क्लियर करते हैं पहले ज़रा, अब देखते हैं ज़रा। एक है स्टेपी, दूसरा है सवाना। आप ना ज्योग्राफी का कोई सा भी किसी भी ईयर का टेस्ट ना विजन IAS का उठा के देखना एक बारी मॉक टेस्ट के लिए। ज्योग्राफी का जो इनका टेस्ट आता है या इनसाइट्स का जनरली, लेकिन विजन IAS में देखना आप कभी, इसमें पक्का इसके बारे में क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन इतने इजी होता है ये स्टेपी सवाना के ऊपर, या जो भी हम ये बायोम्स पढ़ रहे हैं सारे के सारे, बहुत इजी होता है, लेकिन अब इतनी डेप्थ में जाकर कोई पढ़ता ही नहीं है तो वो क्वेश्चन उनको टफ लगता है। एंड 99.99% लोगों के बच्चों के वो क्वेश्चन गलत ही होते हैं। आप एक बारी इस टॉपिक को इत्मीनान से पढ़ना, मैं वीकेंड पे जो आपको टेस्ट दूंगा आप उसमें एक बारी फिर उन क्वेश्चन को देखना, और मैं विजन IAS की फ़ोटो क्लिक करके आपको टेस्ट भी दूंगा उसके में, ये इनसाइट्स वाले जहाँ चाहिए वाले क्वेश्चन होंगे। फिर आप देखना कि आपको लगेगा कि अगर हमने ये टॉपिक नहीं पढ़ा होता ना इतना डिटेल में, जो भी हैं बायोस मतलब, लेकिन मैं प्रिसाइजली अभी स्टेपी और सवाना की बात कर रहा हूँ, तो हमारे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। सबसे पहले ना एक बार के लिए हम डिफरेंस जान लेते हैं ज़रा। एक तो क्या डिफरेंस है, ये टेम्परेट रीजन में पाया जा रहा है, ये कहां पर है, नीचे देखो क्या लिखा हुआ है, ये ट्रॉपिकल। अब क्या हो गया है, मेरी बात एक ध्यान से सुनना, मैं आपको एक स्टेप बियॉन्ड लेकर जा रहा हूं। जिसका ज्योग्राफी ऑप्शनल होगा ये तो वो भी प्रिपेयर कर लेगा, लेकिन ठीक है, हमारी तैयारी जनरली मैं अपने कोर्स में ये कोशिश करता हूँ कि किसी का कोई भी ऑप्शनल हो, हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता, उसने PhD कर रखी हो, गोल्ड मेडलिस्ट हो, वो कुछ भी हो, हमें किसी से कुछ नहीं लेना देना। प्रीलिम्स वो भी क्लियर करेगा, प्रीलिम्स हम भी क्लियर करेंगे, मेंस वो भी लिखेगा, हम भी लिखेंगे। यहाँ पर UPSC आजकल बहुत एक ट्रेंड में चालाकी कर बैठा है। हालांकि ये वाला ट्रेंड वो एक ही बार लेकर आया था ना, इसके आगे था ना इसके पीछे था कभी।
बात है साल 2020 की। अब वो ना ज्योग्राफी के क्वेश्चंस में थोड़ा सा डिग्रियां मेंशन करने लगा है। डिग्रियां समझ रहे हो, जैसे 23.5 डिग्री, 66.5 डिग्री, ऐसा करके। तो ये क्वेश्चन ऐसा भी तो आ सकता है, मतलब क्वेश्चन कह रहा हूँ मैं, ये स्टेटमेंट कुछ ऐसी भी तो आ सकती हैं कि ये वाला ग्रासलैंड आपको बियॉन्ड 23.5 डिग्री नॉर्थ और साउथ में मिलेगा, एंड ये वाला ग्रासलैंड आपको 23.5 डिग्री नॉर्थ और साउथ के लिमिट्स में मिलेगा विद इन दिस। तो आ सकता है कि नहीं आ सकता बताओ। अब सिर्फ एक ये छोटी सी स्टेटमेंट श्रेया मयूर टाइम वेस्ट करवा सकती है हमारा प्रीलिम्स के अंदर, जो कि 50 सेकंड का हमारा टारगेट है, उसको ब्रीच कर सकती है। हम ये सोचेंगे ना कि ट्रैप होगा पक्का, इसमें स्टेटमेंट उल्टी सीधी कर रखी होगी, नंबर, कई लोगों की आदत क्या होती है एलिमिनेशन की, नंबर देखा और एलिमिनेट, डेट देखी एलिमिनेट, कि ये तो पक्का गलती दे रखा होगा। 2018, 19, 20 में उसने सब कुछ ठीक दिया था, सारे नंबर, सारी डेट, 90% क्वेश्चन में। और कई लोगों का सिर्फ जो यूट्यूब की एलिमिनेशन देखकर चले जाते थे, ऐसे वो करने की कोशिश करते थे और गलत हो गया था उस साल। मतलब नंबर देकर आप क्या सोच रहे हो कि एलिमिनेट हम कर देंगे और ऐसे करके लवासना में ट्रेनिंग कर लेंगे बर्फों में बैठ के। वो गेम अब नहीं रहा। यूपीएससी का एक बारी बहुत गंदा ईगो हर्ट कर दिया था कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने। बात है साल 2016 की, जब विजन और इनसाइट्स आईएएस की टेस्ट सीरीज से 2015 भी और 16 भी, 2015 में 92 क्वेश्चंस फिट हो गए थे और 15 में 92 क्वेश्चंस एंड 16 में 97 क्वेश्चंस। और 2015 और 14 का पेपर तो ऐसा था, आप कुछ भी पढ़ के नहीं गए होते प्रीलिम्स के अंदर, सिर्फ एलिमिनेशन के बेसिस पे प्रीलिम्स क्लियर हो जाता जितनी कट ऑफ गई थी। तो जो अर्तिका शुक्ला बोल रही थी ना, आपने एक वीडियो देखना कभी विजन आईएएस पे कि प्रीलिम्स इज कूल, मैं कहता हूं 2013 से लेकर ना 2022 तक के सारे रैंक 1 बिठा दो और अब बता दो इनमें से कौन कूल। सारे रैंक 1 बिठा दो, क्या सबकी रैंक 1 आ जाएगी फिर क्या दोबारा से? हो सकता है दोबारा प्रीलिम्स भी क्लियर ना कर पाए। दो डिफरेंस तो ये हो गए। तीसरा पॉइंट आप ये लिख सकते हो, जो कि हाँ यहाँ पर एक क्या है, जो घास होगी ना, मेन डिफरेंस तो यही है, ग्रास होगी यहाँ पर स्टेपी के अंदर शॉर्ट है, यहाँ क्या है ग्रास टॉल है। ओके, ये 2-3 डिफरेंस है। एंड एक और चीज, हमने जब फोटो देखी थी अभी उस वाले ग्रासलैंड की जो टेम्परेट रीजन में था, जिसको हम लोग स्टेपी बोल रहे थे, क्या एनिमल डाइवर्सिटी ज्यादा थी? लेस एनिमल डाइवर्सिटी। यहाँ क्या होगा, ऐसे करके लिखना होता है इसको, एनिमल डाइवर्सिटी मोर नहीं लिखते, एनिमल डाइवर्सिटी इज मोर देन स्टेपी। लेकिन दोनों की कॉमन फैक्टर क्या है? कॉमन ये है कि यहां पर दे आर बोथ वेरी गुड एंड पेड। दोनों में क्या मिलेंगे? शॉर्टर नहीं थे ना, क्यों? देखो यही तो गलती हो जाती है। स्टेपी क्या वहीं तक लिमिटेड है, वोटेड स्टेपी नहीं है ना? यही करता है वो गलती। देखो मयूर, पता है, मतलब बुरा मत मानना, लेकिन एक बार बता रहा हूँ, वो ऐसे ही खेलता है। फिर जब कोई क्वेश्चंस के ऊपर इंस्टीट्यूट्स डिबेट नहीं करते हैं कि इसके तो बड़े मीनिंग निकल सकते हैं क्योंकि स्टेपी इज नॉट लिमिटेड टू ग्रास ओनली, वोटेड स्टेपी भी होते हैं, फिर वो क्वेश्चन डिस्प्यूटेड कैटेगरी में डाल देते हैं इंस्टीट्यूट के। यूपीएससी जब आंसर की रिलीज करेगा तब देखेंगे। ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता। जो इंस्टीट्यूट जो सोर्स भी बताते हैं ना, यूपीएससी ने क्वेश्चन वहाँ से उठाया, ये उठाया, वो उठाया, वो ऐसा कुछ नहीं होता। यूपीएससी ने बस एक स्टेटमेंट फ्रेम करी, वो फंस गई किसी एक जगह से डायरेक्टली इनडायरेक्टली,
तो बस उसको गूगल पे डाल के और वो देखने लग गए कि इसने लाइन वहाँ से उठाई थी, यहाँ से उठाई थी। और पहली बात तो ये है, आपसे कौन कह रहा है आज के टाइम में कि प्रीलिम्स के अंदर ट्रिपल डिजिट नंबर लेकर आने आपको? कट ऑफ तो जा ही नहीं रही इतनी। 49 क्वेश्चंस को करके तो मेंस को लिखने का मौका मिल रहा है, लेकिन ये 49 क्वेश्चंस के अंदर बस आपका कॉन्फिडेंस जो होना चाहिए बिल्कुल सुल्तान की तरह होना चाहिए, गर्दन और इरादे एकदम मजबूत, गलती हो ही नहीं सकती मेरे से। इसलिए तो मैं कहता हूँ बिना करंट अफेयर के आराम से कट ऑफ क्लियर करी जा सकती है। हालांकि एम हमारा ये नहीं है, 98 मार्क्स का एम नहीं है, एम हमारा सेफ साइड के लिए 125 रहता है। हाईएस्ट जो इसकी वेरिएशन रहती है, मैं आपको पहले ही बता दूं, आप जो एक्सपेक्ट करके चलना वो 155 ही करके एक्सपेक्ट करके चलना, ठीक है? कि आप जैसे पूरा कोर्स ये कंप्लीट कर लो, सारी अपने बुक्स पढ़ ली। मैं मेरे कोर्स की बात नहीं कर रहा, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं ज़ीरो हूँ। आपकी लर्निंग के ऊपर, आपकी एनालिसिस के ऊपर आप बस इतना टारगेट लेकर चलना, ये आपका बिना करंट अफेयर के भी फंस जाएगा इतना आराम से। आप कुछ पीटी वीटी मत पढ़ो, कुछ बजट मत पढ़ो, इकोनॉमिक सर्वे मत पढ़ो, फाड़ दो सबको, इतना आप टारगेट लेकर चल सकते हो आराम से। लेकिन उसके लिए एनालिसिस बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए आपकी। आपकी एनालिसिस ये होनी चाहिए कि जो 6 साल से तैयारी कर रहा हो, जो लगातार 6 बार के लिए इंटरव्यू में पहुंच रहा है, आप उसको बीट करने की ताकत 1 साल के अंदर रखो। क्यों? एक तो सबसे ज़्यादा जो इसके अंदर वर्क करता है, मैं अगेन रिपीट करता रहता हूँ बार बार, तमिलनाडु की बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ऐसा नहीं कि आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, 12 घंटे जगना पड़ेगा, आपको बादाम खाने पड़ेंगे, बंगाली बाबा का चूरन खाना पड़ेगा साइलेंसर की तरह, बकवास बातें हैं। काजू बादाम खाने से ऐसा कोई होशियार नहीं बना। इंसान के मन के अंदर जब गर्मी होती है ना, तो गधे से गधा इंसान भी मेहनत करके अनलिमिटेड रॉकेट बन जाता है। और जिसके पास सारी सहूलियत होती हैं और अगर उसको हरामखोरी की आदत पड़ गई तो वो भी बर्बाद हो जाता है। तमिलनाडु बुक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। नो वन कैन डिनाई द फैक्ट सीइंग द पेपर ट्रेंड कि मद्रासी पेपर बना रहे हैं, एंड ये चीज़ एक हिडन है। इसलिए मैं बहुत ज़्यादा वीडियोस रिलीज़ नहीं करता अपने यूट्यूब के प्राइवेट उस पर पब्लिक चैनल पर। सबसे कम वीडियोस मैंने तमिलनाडु की डाल रखी हैं, सबसे कम व्यूज़ भी उसके ऊपर आते हैं, क्योंकि लोगों को आज भी वही चाहिए। मैं करंट अफेयर की वीडियोस चलाऊंगा ना अभी विजन IAS की, एक महीना लगेगा 1 लाख सब्सक्राइबर जोड़ने में, चाहिए ही नहीं मुझे सबको क्यों स्ट्रैटेजी रिवील करनी। कहाँ गया ये हमारा सवाना? तो आज के बाद आपसे कोई पूछे सवाना, मुझे बताओ मैं इसके लिए अर्थ पर कहाँ जाऊँ, इक्वेटर से कितना ऊपर या कितना नीचे जाऊँ? बताओ सवाना को ढूंढने के लिए कहाँ तक जाऊँ, लक्ष्मण रेखा कहाँ तक बनाऊँ? इक्वेटर से चलना शुरू कर रहा हूँ मैं, नॉर्थ की ऊपर जा रहा हूँ 0 डिग्री से। एक बार इक्वेटर पे आई, इक्वेटर अच्छा मिट गया हमारा, ये है 0 डिग्री की लाइन। बताओ कितनी ऊपर चला जाऊँ? नीचे कितना चला जाऊँ? और स्टेप ही चाहिए तो अब कहाँ चला जाऊँ? बियॉन्ड 23। कहाँ तक चले जाऊँ 23 से कहाँ तक? और यहाँ पर 66.5 डिग्री नॉर्थ। आप देखना ध्यान से, सॉरी साउथ। एक मिनट के लिए आप इसको ध्यान से देखना। पहले यहाँ पर साउथ कर देते हैं। इसके बीच में क्या लिखूं मैं? क्यों बता रहा हूँ मैं ये? आपको लग रहा होगा टाइम वेस्ट हो रहा है, इतना समझ गया, बस ठीक है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, जब भी आप सवाना और स्टेपी खुद से नोट बना रहे हो या PMF वाइज की बुक है आपके पास, क्या जाता है 5 मिनट के लिए अच्छा सा प्यारा सा एक अर्थ बना लो, इक्वेटर बना दो, डिग्रियाँ बना लो और वहाँ लिख दो कि यहाँ तक स्टेपी बनेगा। लेकिन ये वाली जो 5 मिनट की मेहनत होगी ना, 5 मिनट यहाँ पर और 5 मिनट नीचे, ये आपको इतना बचा लेगा कि दोबारा आपको प्रीलिम्स नहीं लिखना पड़ेगा। आप इस चीज़ को सोच के देखो ना। कहने के लिए देखो, मैं एक बहुत बड़ी लिमिटेशन मानता हूँ अपनी कि एक पैराग्राफ के ऊपर मैं 1 घंटे बात करता हूँ, लेकिन फिर आप ये भी तो सोचो ना कि अगर आपने उसको कंठस्थ कर लिया अच्छे से, सारे कंसेप्ट आपको पता लग गया, मैं तो वर्ड मीनिंग तक के ऊपर आपको बता देता हूँ। मैं तो जैसे प्रॉपर जिसको कहते हैं ना स्पून फीडिंग के, मैं तो आपको ये मतलब भी बता कर चलता हूँ, क्योंकि यार मैं सबके लिहाज से यहाँ पर बात करता हूँ कि कोई इंग्लिश पढ़, कोई इंग्लिश मीडियम से, कोई किसी भी मीडियम से, सबको पता होना चाहिए। नो वन कैन डिनाई द फैक्ट दैट दिस बुक इज़ टफ इन द सेंस कि यार अंग्रेजी बहुत टूसी हुई है।
और ऐसी चीज़ है कि हमारा इसका बेस नहीं है। तो मैं तो आपसे यहाँ तक बात करता हूँ कि लग्जूरियंट का मतलब आपको पता होना चाहिए, इसका मतलब पता होना चाहिए। एक ही बार की तो मेहनत है, चक्रव्यूह में थोड़ी ना फंसना है कि 10-10 बार फिल्म्स लिख रहे हैं। कोटे की हैं तो पता चला 15-15 साल के लिए पसा के ही बैठ गए इस एग्ज़ाम को लिखने के लिए। वीडियोस का एक्सेस मैंने 3 साल तक क्यों दे रखा है? उतने में भी नहीं हो पाया तो फिर चपरासी के एग्ज़ाम की तैयारी करना। तीन साल मोर देन इनफ होता है जिस हिसाब से हम चल रहे हैं। मैं नॉलेज की और उसकी बात नहीं कर रहा कि कुछ भी किसी भी दिशा के अंदर 3 साल लगाने लग जाओ। तो सवाना लैंडस्केप जो होता है इट इज़ टिपिफाइड बाय, मतलब इट इज़ आइडेंटिफाइड बाय टॉल ग्रास नंबर 1 फीचर एंड शॉर्ट ट्रीज। ठीक है, यहाँ देख लेते हैं एक बार के लिए सवाना को। सवाना बायो, सवाना बायो, ये आपको कैसा लग रहा है? मतलब ठंडी जगह है, गर्म जगह है, कैसा लग रहा है देखकर फोटो में? गर्म, ठीक है। आप जैसे इस फोटो को देखो, यहाँ की आसपास की वेजिटेशन को देखकर क्या लग रहा है? गर्म है, ठंडा है, क्या है? घास को देखो, गर्म है, ठीक है। सवाना लैंडस्केप जो है वहाँ पर लंबी लंबी घास होती है, शॉर्ट ट्रीज होते हैं। हाँ, शॉर्ट का मतलब ये भी नहीं है कि आपकी कमर तक खड़े होंगे वो पेड़, जिराफ तक के खाने लायक होता है मतलब वो, लेकिन वो ऐसे पेड़ बहुत कम होते हैं। जिराफ की भी गर्दन झुकवा दी जाए, पेड़ छोटे ही होते हैं, ऐसा भी नहीं है कि बहुत लंबे लंबे पेड़ हैं। जो ट्रीज़ हैं यहाँ पर वो डेसिजुअस हैं। दे शेड देयर लीव्स इन द कूल एंड ड्राई सीजन। क्यों कर देती हैं वो? पत्तियाँ क्यों गिरा देती हैं? यहाँ पर रीज़न क्या है इनका? ताकि जो ट्रांसपीरेशन जो होता है, ट्रांसपीरेशन का मतलब ही दोस्तों यही होता है, ये एक बायोलॉजी का वर्ड है। 9th क्लास की बायो में टिश्यू एक चैप्टर है, वहाँ पर डिस्कस करा हुआ है इसके बारे में, 9th क्लास की एनसीईआरटी। अब ट्रांसपीरेशन का मतलब ही यही होता है, लॉस ऑफ वाटर। ताकि एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर जो होता है, जो हो सकता है पत्तियों में, वो नहीं हो। पत्तियां इसलिए झड़ जाती हैं। पेड़ पानी बचाना चाह रहा है यहाँ पर, और एग्जाम्पल है इस प्रकार का पेड़ जो हरकत करता है, इसेसिया। इसेसिया। अगर मैं यहाँ पर किसी एनिमल को लाके खड़ा कर दूं इमेजिनेशन में, यहाँ कौन देखेगा इसके बगल में मुझे एनिमल? जिराफ। ट्रीज हैव ब्रॉड ट्रंक्स विद वाटर स्टोरिंग डिवाइसेस, ताकि अगर यहाँ पर सूखा पड़े, बारिश लंबे लंबे समय तक नहीं हो रही है, तो वो पानी स्टोर रहे। ये देख रहे हो, मोटी मोटी ब्रांचेस हैं इसकी, पूरी पूरी मोटे मोटे ट्रंक्स हैं इसके। और दिखाओ, बस इसकी बेल नहीं लटक रही है और ये घना नहीं है, वरना ये प्रॉपर बरगद का पेड़ नहीं लगता वैसे, बताना जरा। मोटा तो है ही ना काफ़ी, है ना। लेकिन पेड़ों के अंदर स्पेसिंग, पत्तियों के बीच में स्पेसिंग काफ़ी ज़्यादा है, तो पत्ती झड़ जा रही हैं, इसका मतलब पानी बचाने की कोशिश कर रहा है ये पेड़। बड़े सारे जो ट्रीज होते हैं दे आर अम्ब्रेला शेप,
जी हाँ, एक बार इसको ध्यान से देखो, इस डायग्राम को, इसको ध्यान से देखो। सेम चीज़ है, अम्ब्रेला शेप, ठीक है। सिर्फ नैरो एज, सिर्फ इनके जो एजेस होते हैं वही नैरो होते हैं टू द स्ट्रॉन्ग विंड्स, मतलब जो हवाएं वगैरह जैसे चलती रहेंगी सिर्फ उनके जो एजेस होते हैं उन नैरो एजेस पे लगती रहती हैं हवाएं, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये झड़ जाएंगे, गिर जाएंगे, मतलब वो करके स्ट्रॉन्ग तो है, जड़ें काफ़ी मजबूत होती हैं इनकी, ठीक है। लेकिन फिर भी पत्तियों वगैरह को ज़्यादा रखना भी ज़्यादा पसंद नहीं करते, ताकि पानी वगैरह जो है वो ना, मतलब क्या कहते हैं, जो पानी वगैरह है वो ज़्यादा लॉस ना हो, ठीक है। एंड ये जो है इन एजेस की बात करी जा रही है, ये आप यहाँ पर देख लो, ये ठीक है। सवाना बायोम जो है इट इज़ रिच इन मैमल डाइवर्सिटी, बर्ड डाइवर्सिटी एंड रेप्टाइल डाइवर्सिटी। मैमल बता दो जरा कौन कौन से मिलेंगे यहाँ पर? नहीं, हम क्यों मिलेंगे यार हाँ, अफ्रीका में कुछ कुछ हो सकते हैं, ठीक है, ट्राइबल, बिल्कुल ठीक है, मैं गलत तो नहीं कह रहे आप, ऐसे ठीक ही कह रहे हो। लेकिन शेर है, जिराफ्स होंगे, हाथी भी हैं, रेप्टाइल में कौन कौन मिलेगा? मगरमच्छ नहीं होता यार, अबे क्या तुम पागल हो गए हो? कहाँ से मिलेगा मगरमच्छ? बिना पानी के रह लेगा मगरमच्छ? रेप्टाइल क्या मिलेगा बताओ? सांप मिलेगा, और कुछ लिजार्ड मिल सकती है जंगली, बिल्कुल। कुछ बरोइंग एनिमल्स भी मिल सकते हैं यहाँ पर, जो गड्ढा खोद के नीचे रह रहे हो, मिल सकते हैं। और वो इस वजह से क्योंकि ऊपर ना सूखा बहुत होगा, पानी बहुत होगा, तो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा मतलब ऊपर की साइड ही वो रहे, कुछ कुछ बरोइंग एनिमल्स भी यहाँ पर होते हैं। ये वाली बात में एक सिंगल पर्सन भी परेशान मत होना, ये सारी चीज़ें, सारे बायोम्स दोबारा से ज्योग्राफी में हम लोग क्लाइमेटोलॉजी में पढ़ने वाले हैं, और उधर ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। आपका यहाँ पर ट्रेलर चल रहा है, वहाँ पिक्चर चलेगी। अब जो सवानाज हैं, यहाँ पर भी आसानी से आग लग सकती है, आग लग सकती है। हाँ, कैसे भी करके मतलब बस आग लग सकती है ना। कुछ वैसी जगह जैसे अभी यहाँ पर शेर खड़ा हुआ था, राइट, आग लग सकती है। एंड हल्की सी कोई भी चिंगारी वगैरह बहुत भीषण आग लगा सकती है यहाँ पर, सब क्योंकि सूखा है, ड्राई ग्रासेस हैं, एकदम से आग कैच कर लेंगे, पूरा एरिया ये जल के राख हो सकता है। तो चलो, सवानास आर मेंट टू बर्न। कभी कभार यहाँ पर जो जंगलों के अंदर जो आग है, बायोम के अंदर जो आग है, ये जो पशुपालन यहाँ पर करते हैं ना, कुछ कुछ फार्मर्स, कैटल फार्मर्स, वो लगा देते हैं। सवाना ग्रासलैंड्स में ये आग लगाने की प्रक्रिया उनका एक ट्रेडिशनल मैनेजमेंट का तरीका है, सवाना ग्रासलैंड को बरकरार रखने का। क्योंकि क्या होगा, जब आग लगेगी, उससे आग लगने के बाद राख बन जाएगी, वो एक बारिश का इंतज़ार, ग्रासेस यहाँ पर भी बहुत जल्दी ग्रो हो जाती हैं, न्यूट्रिशियस ग्रास फिर से उगेगी एनिमल्स के लिए। एक तो ये फ़ायदा। दूसरा,
आग लगने का फायदा क्या है? घासों में जब एनिमल्स चरने जाएंगे, और कुछ फार्मर्स यहाँ पर उनका पशुपालन कर रहे हैं, एनिमल हस्बेंड्री कर रहे हैं, एनिमल रेयरिंग कर रहे हैं, मतलब उनके पास हैं वो कैटल्स हैं जिसको वो दूध के लिए यूज़ करते होंगे या किसी भी चीज़ के लिए, पोल्ट्री फार्म वगैरह जो भी है। अब यहाँ पर क्या होगा, घासों में कभी कभार कुछ ना टिक्स होगी। टिक्स आप जानते होंगे, अश्परीत कुत्तों के भी लग जाती है, तकलीफ होती है उनको, एनिमल की स्किन के लिए ठीक नहीं होती है, कीड़े जो होते हैं खून चूसते हैं उनका। पैरासाइटिक टिक्स नहीं बता आप लोगों को। हाँ, ये डॉग्स को यार बहुत परेशान करती हैं यार हद से ज़्यादा। ये इसको कई लोग निकालते हैं आराम से बैठ के अपने कुत्तों को, जैसे जब बाल वगैरह जैसे ठीक कर रहे हैं, उनके शैम्पू में भी कोशिश करी जाती है, जैसे हमारा हेड एंड शोल्डर होता है ना डैंड्रफ के लिए हटाने के लिए, ऐसे ही कुत्तों के शैम्पू में जनरली ये चीज़ इंश्योर करने की कोशिश करी जाती है कि उनके बाल वगैरह ना अच्छे से आप नाखून से मालिश कर करके, जैसे हम लोग अपने बालों में तेल लगाते हैं, शैम्पू बहुत अच्छे से स्कैल्पिंग करते हैं, तो स्कैल्पिंग में शैम्पू लगाते हैं उसको डैंड्रफ को साफ़ करने के लिए, ऐसी जो डॉग्स के लिए जो शैम्पू आता है उसमें भी कोशिश करी जाती है कि बालों के बीच में अगर कुछ टिक्स हो, ये चिपक जाती है एक्चुअली, और ये ना उनका खून पीती रहती है, जिससे उनको कभी कभार ना बुखार तक आ जाता है, बॉडी के अंदर भी चली जाती हैं। बिल्कुल। उसके बाद एक तो क्या होता है, जब आग लगेगी, ये घासों में जो टिक्स होती है ये मर जाएगी, जल जाएगी, तो जब नेक्स्ट जो न्यूट्रिशियस ग्रास होगी, चांसेस कम रहेंगे कि जो सारी की सारी जो टिक्स है निकल गई हैं उस एरिया से, अब वो दोबारा घासों में नहीं हो सकती, चांसेस यही है। और जो कांटे वाले जो झाड़ियाँ वगैरह जो उग जाती हैं, उनकी ग्रोथ भी मैनेज हो सकती है आग लगने की वजह से। कुल मिलाकर हमें यहाँ पर 100% जो प्रोटेक्शन देनी है आग लगाने का जो कारण है, मेन हमारा मकसद है वो क्या है, हम क्या करना चाहते हैं अल्टीमेटली, सब कुछ किसके लिए करा जा रहा है, किसकी भलाई के लिए करा जा रहा है? कैटल्स की भलाई के लिए। अब अगर आग ना लगाएं तो चलेगा क्या काम? बड़े सारे जो सवानाज है ना वो एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे अगर आग नहीं लगेगी तो। घासों के अंदर ना यहाँ पर न्यूट्रिशन बरकरार नहीं रह पाता। ये घास को एनिमल्स चरेंगे ना, एक टाइम तक ही चर पाते हैं, बाद में वो इग्नोरेंट हो जाते हैं इसको लेकर। ये एक ऐसी चीज़ है कि रोज़ आपकी मम्मी ने आपके लिए दलिया बनाकर रख दिया या खिचड़ी बनाकर रख दी, कब तक खा लोगे? रोज़ बीमार थोड़ी ना हो, कभी तो चटोरेपन का मन करेगा। और सिर्फ खिचड़ी खा खा के किसी ने बॉडी बनाई है क्या आज तक? इनको भी न्यूट्रिशियस फूड चाहिए। सिर्फ इन घास से कुछ नहीं होता, एक टाइम के बाद इसका न्यूट्रिशन ख़त्म हो जाएगा। सीज़न चेंज हुआ, गर्मी ज़्यादा पड़ी, जितना न्यूट्रिशन है इन घासों में, एक तो वैसी सूखी सूखी सी रहती हैं घास यहाँ पर, और जितना न्यूट्रिशन है वो भी और निचोड़ जाता है। तो सिर्फ क्या है, पेट भरने के लिए, चरने के लिए स्टफ तो अंदर जा रहा है। इट इज़ जस्ट लाइक कि आप भूखे हो, मम्मी पापा आपके घर पे रहते नहीं हैं, आप मैगी खाए जा रहे हो, कब तक मैगी खा लोगे? अंदर मैगी, चिप्स और ब्रेड तो आपके जाता रहेगा रोज़ पेट भरने के लिए, उससे क्या न्यूट्रिशन मिल जाएगा क्या? इम्यूनिटी वीक हो जाएगी। तो बड़े सारे जो सवानास हैं ना, जो एनिमल्स को वो सपोर्ट करते हैं, वो एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएंगे। और इनको लाइट करने का मतलब यहाँ पर है कि आग लगाना, ये एक मैनेजमेंट एक्टिविटी ही माना जाता है। यानी कि यहाँ पर जो फायर है ना, जो बर्निंग प्रोसेस है, एक्चुअली यहाँ पर कंक्लूजन में हम लोग ये बोल सकते हैं, इट इज़ एक्चुअली बेनिफिशियल। क्यों? क्योंकि ये सपोर्ट करता है बड़े सारे एनिमल्स की डाइवर्सिटी को, उनकी स्पीशीज़ को। और इस प्रकार के काम ज़्यादातर अफ्रीकन सवानास में करे जाते हैं। अफ्रीका इज़ अ कंट्री जहाँ से 3 चीज़ें पास होती हैं, बताओ क्या क्या? कैंसर, नंबर 2
कैप्रिकॉर्न, नंबर 3 इक्वेटर। तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं जो अफ्रीका है 365 दिन 24 घंटे वो ट्रॉपिक्स के बीच में लाई करता है कंप्लीट तरीके से, सन से कभी आउट ही नहीं हो सकता अफ्रीका, है ना। सवानास बेस्ट अफ्रीका में पाए जाते हैं। अब आप कहोगे अगर फायर लगती रहेगी सवाना में तो वो तो एक तरीके से ऐसी चीज़ हो गई श्रेया, जो तुम लोग पंजाब में बैठ के काम करते हो, मैं दिल्ली वालों को तंग करते हो। दिवाली आई नहीं, पराली जलाना शुरू कर दी तुम लोगों ने। अब क्या होता है, अगर यहाँ पर ये सवानास जो है यहाँ पर आग लगेगी, ये तो पराली वाला धुआं हो गया। चलो यहाँ पर चलो ठीक है, आसपास में किसी को खांसी नहीं होगी, ये तो खुले खुले मैदान है, कोई नहीं रह रहा यहाँ पर, ज़्यादा इंसान नहीं रह रहे, कार्बन तो रिलीज हो रहा है एटमॉस्फेयर में। लेकिन एक्सक्यूज़ मी, यहाँ पर एक ही शब्द बोला जाता है कि सवानास के अंदर आग लग रही है। आग लगने की वजह से जब भी कोई चीज़ जलती है तो वो कार्बन रिलीज करता है एटमॉस्फेयर के अंदर। लेकिन ये कह रहा है आग लगने के बावजूद भी सवानास कार्बन न्यूट्रल रहेंगे। WTF, ये क्या बात हुई? जो फायर्स हैं सवाना के अंदर, जिनसे ड्राई घास जो होगी वो बर्न होगी टोटल तरीके से, वो हर साल ना रीग्रो होगी। ठीक है भाई, ये हमें भी पता है, ऊपर समझा दिया इसने। लेकिन ये बता कि कार्बन न्यूट्रल कैसे होगा? क्या जितना CO2 रिलीज हुआ है आग लगने की वजह से, वो दोबारा रीअब्जॉर्ब हो जाएगा जब अगले साल नई घास ग्रो होगी। वो कार्बन को जो एटमॉस्फेयर के अंदर है उसको खींच लेगी। और इस टेक्निक को हम लोग क्या बोलते हैं पेड़ों की? जल्दी बताओ। कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन। इसके प्रकार और सारे होते हैं, लेकिन एटमॉस्फेरिक कार्बन को खींच लेना किसी भी वेजिटेशन, प्लांट, घास, फूल, पेड़ पौधों के द्वारा, उसको कहते हैं कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन। इंडोर प्लांट्स हम लोग क्यों रखते हैं अपने कमरों में? रूम के अंदर उससे क्या नहीं भरता? CO2। ज्यादा पेड़ लगाने को क्यों बोला जाता है? प्लांट का फूड क्या होता है? ऑक्सीजन के कार्बन डाइऑक्साइड। और बदले में देता क्या हमें? हमारे दिमाग के लिए जो फूड होता है वो क्या होता है? हमारा दिमाग ऑक्सीजन इनटेक करता है या CO2? O2। CO2 जैसे ज़्यादा भर जाए ना, आप कोशिश यही करा करो कि बंद कमरों में ज़्यादा पूरी तरीके से कमरे बंद करके और पंखा चला के ऐसे मत बैठा करो। CO2 जैसे ज़्यादा भर जाता है ना, तो उससे भी लॉन्ग टर्म में आपका मेमोरी लॉस होने लग जाता है। मतलब आपको लगेगा हम मेहनत कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, हमें कुछ याद नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। वो उन लोगों के साथ होता है जो बंद कमरों में पंखा चलाकर बैठे हुए हैं आराम से, और कहीं से कहीं फ्रेश हवा नहीं आ रही, कहीं वो उठ नहीं रहे हैं, मूवमेंट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए जब भी कोई भी आपको लगे कि आपको ब्रेक लेना चाहिए तो यू शुड डू सम सिटअप्स और पुशअप्स, ठंडा पानी पीना, खिड़कियाँ खोल के रखना थोड़ी थोड़ी, क्योंकि ये ही आपके दिमाग का फूड होता है। काजू बादाम खाने से आज तक किसी का UPSC नहीं निकला, वो बेकार बातें होती हैं। इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल लेते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।